वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सुरेंद्र जी आप हैं ना? तो डॉक्टर अभय हमारे स्कूल के हैं और अभी काफी पढ़े लिखे हैं और काफी 12 साल नौकरी भी किए हैं। उसके बाद अभी फुल टाइम पीएचडी कर रहे हैं, पटना में लोकेटेड है। नमस्कार। और अभय, ये वानप्रस्थ जो है इसका मुख्य उद्देश्य है आपके जैसे लोगों का नॉलेज और अनुभव दूसरे जनरेशन या जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचाना। और इसमें हम लोग कितना 3.5 साल हो गया सुरेंद्र जी? 3 साल से ज्यादा हो गया। तो 3 साल से ज्यादा हो गया है और हम इसको मतलब ओपन सिस्टम है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। और जनरली चूंकि तुम हमारे स्कूल टाइप के हो तो जनरली हमें अपने स्कूल वाले से बहुत मदद मिला है। तो गुड अबाउट 30-40% स्पीकर हैव बीन आवर स्कूल टाइप इन ऑल सेक्टर्स। चूंकि अपना स्कूल डिफेंस ओरिएंटेड ज्यादा है तो डिफेंस के लिए ज्यादा आए हैं लोग। मैं 72 to 79 बैच का हूं। तो वानप्रस्थ के बारे में कोई प्रश्न हुआ भाई तो आप बात कर लो, फिर आप अपने बारे में बताओ और कहानी शुरू करेंगे। सर आप हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। वानप्रस्थ मतलब सर हैं, सर ने मेरे को आदेश दिया, इससे ज्यादा अपने को कुछ नहीं है सर। और आप स्कूल के बारे में जानते ही है सर। हाँ। सीनियर मतलब जो मेरे दिमाग में रहता है, सीनियर्स आर ऑलवेज राइट। आपने आदेश कर दिया सर, उसके बाद कुछ सेकंड थॉट है ही नहीं। मैं तो आपको आज पहली बार देख रहा हूँ और मैसेज के थ्रू आपको जाना, लेकिन ठीक है सर, ऐसे ही चलता है स्कूल का, ऐसे ही लीगेसी कंटिन्यूड है। लोग बाद कहीं से भी जुड़ते हैं तो लगता है पहले से ही मिल रहे हैं, पहचान रहे हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार है। मैं रांची वेटनरी कॉलेज रांची से यूजी किया हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी दुर्ग वेटनरी कॉलेज से है और अभी पीएचडी कर रहा हूँ पटना वेटनरी कॉलेज से। 12 साल में साइंटिस्ट वाले पोस्ट पे रहा हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। अब भी पीएचडी वो फुल टाइम कर रहा हूँ और होपफुली मई जून में मेरा कंप्लीट हो जाएगा। वेटनरी करने का ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत चीज जानता हूँ, लेकिन मेरे को जो भी आता है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों से नॉलेज शेयर करने की। और मेरा अपना मानना है, जो मैं फील्ड में देखा हूँ, साइंटिस्ट बोलने के लिए होते हैं, लेकिन किसान से बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं होता। वो 2 रुपया कैसे कमाए, वो ऐसी ऐसी युक्तियां निकालता है जो हम लोग सोच भी नहीं पाते, जिसको हम लोग भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हर जगह कुछ न कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं उनसे सीखा हूँ। मैं एक्चुअली 12 साल छत्तीसगढ़ में ही था। अभी 2 साल हुए जब मैं यहाँ आया हूँ पटना। तो छत्तीसगढ़ में तो मतलब जड़ी बूटियों का लगता था खजाना ही था। कुछ से कुछ कहीं भी जाता था तो कभी अमरूद का पत्ता खिला रहे हैं, कहीं अड़हुल का पत्ता खिला रहे हैं, कभी अड़हुल फूल ही खिला दे रहे हैं, कभी वो जो हम लोगों के साइड में सागवान बोलते हैं, उधर साल बोलते हैं, साल का बीज को खिला करके लूज मोशन रोक देते थे। कुछ से कुछ तो मैं बहुत सारी चीज सीखा हूँ। और होपफुली जो किसान भाई लोग जुड़े होंगे, ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे हो सकता है मेरे से गलती भी हो तो आप मेरे को करेक्ट कर देंगे। और सर ने मेरे को जब बोला कि आपको वेटनरी के बारे में बताना है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता देना है, तो मैं सर को बोला सर बहुत मुश्किल होगा, इतना बड़ा वो है, यदि हम सिर्फ गाय से भी शुरू करेंगे तो बहुत लंबा समय खींच जाता है। 5.5 साल लगा अपने को पढ़ने में यूजी सिर्फ, और 1 घंटे में मैं क्या क्या कवर करूंगा। फिर सर ने मेरे को एक लिस्ट दी 2 पन्ने की, करीब उसमें 40-40 क्वेश्चन है। उसको भी मैं देख रहा था, बहुत सारा देखा, बहुत सारा तो ऐसा है, लेकिन सर मैं आपको उसके सारे पॉइंट वाइज रिप्लाई आपको लिखित में कर दूंगा, जिनका भी क्वेरी है सारे उनको मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं इन जनरल बात करूंगा। और सबसे मेरे को जो आज तक समझ में आया है
सर हम लोग पशुपालन में जो है ना हमेशा निगेटिव एस्पेक्ट को बहुत जल्दी कैच करते हैं बजाय पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि यदि हमारा मैनेजमेंट, हमारा प्रबंधन सब यदि सही हो तो रोग की कहीं गुंजाइश ही नहीं। लेकिन मैं 10 क्लास लेता हूं ना तो 10 में से 9 क्लास में लोगों का ज्यादातर क्वेश्चन होता है बीमारियों पे, जबकि हम उस बीमारी को बहुत इजी वे में इग्नोर कर सकते हैं, उनको मतलब वो आए ही नहीं उसके लिए उपाय कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं सर। शुड आई स्टार्ट? या आप शुरू कीजिए। मैं केवल एक सेकंड बता देता हूँ कि इसमें बहुत लोग जो आए हुए हैं वो हमारे साथ पिछले 3 साढ़े 3 साल से जुटे हुए हैं। और सुरेंद्र जी और मैं अमेरिका में हूँ, धर्मेंद्र जी अरवल में है, बाकी बहुत सारे किसान आए हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने उनको भेजा था मैसेज तो वो आए हैं। अमरिंदर जी हुए, सौरभ जी हुए, ये सब किसान हैं। कुछ बच्चे भी हैं, लेकिन आप शुरू कीजिए अभय जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। शुरू करता हूँ। पशुपालन जो हम लोग बहुत इजी वे में सोचते हैं और कहते हैं ना कि धरती पे दो ही चीज हमेशा रहेगी, धरती पे दो चीज के लिए ही सब कुछ बनाया गया है, पहला इंसान, दूसरा है पशु। कोई भी चीज को आप देख लेंगे वो इसी के पूरा जितनी भी कोई भी काम है सब इसी के दोनों के अराउंड घूमता है। बाकी सारी चीज खत्म हो सकती हैं, जैसे टेलीविजन आया, मतलब वो टेलीफोन था वो बदला, मोबाइल आ गया, लेकिन पशु और इंसान ये दो चिरस्थायी, इसलिए ये दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है और ये कंटिन्यू करेगा। अब आते हैं पशुपालन पे। हम लोगों को मालूम है कि हम लोग कुछ पशु जो है हम लोग पाल सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गाय, बकरी, भैंस और अभी मॉडर्न जमाने में कुत्ते, जो घर घर में आपको शहरी इलाकों में आपको मिलेगा, लगभग हर लोग पाल रहे हैं। लेकिन किसान सबसे ज्यादा जुड़ा होता है गाय और भैंस, साथ में बकरी और मुर्गी से। आज मैं थोड़ा बहुत चर्चा करूंगा इसके बारे में और मैं अपना नंबर सर के साथ शेयर कर दूंगा, जिनको भी जो क्वेरी होगी, आज ही की नहीं कर रहा हूँ, आपको जो भी क्वेरी होगी मेरे को लिस्ट दे देंगे, मैं सबके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा। अब गाय पालन ले चाहे पशुपालन कोई भी चीज ले, तो मेरा ये मानना है कि ये 3-4 स्तंभ होते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पशुपालन चीज में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है नस्ल, यानी पशु खुद। आपका यदि पशु अच्छा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा होता है जब पशु आ गया उसके बाद उसका खान पान, ये सेकंड पिलर। आप उसका यदि खान पान सही नहीं रखेंगे, आप कितने भी अच्छे नस्ल का पशु ले आइए, आपको उससे उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तीसरा है आवास। आप यदि उसको जानवर हो गया और आपको उसको खाना पीना खिला दिया तो उसको कहाँ आप रखते हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है। जब ये 3 चीज आ जाता है तो उसके बाद होता है मैनेजमेंट, यानी रख रखाव, प्रबंधन। आप यदि प्रबंधन सब कुछ, ये तीनों चीज है, लेकिन मान लीजिए कि आप घर में रख रहे हैं लेकिन जहां जमाव है, पानी जमाव है, वहां पे जानवर को बांध रहे हैं, सूखा वाला जगह छोड़ करके, इसी को प्रबंधन बोलते हैं। या आप उसको गलत तरीके से रख रहे हैं, दिन में अंदर रख दे रहे हैं और रात में बाहर छोड़ दे रहे हैं, तो प्रबंधन जब खराब होगा तो भी आपको नुकसान ही मिलेगा। और ये अंतिम है बीमारियां। बीमारी यदि आते रहेगी, बीमारी भी जब जीव है तो बीमारी आएगी, जैसे इंसान हम है तो हमें बीमारी कुछ न कुछ आते रहती है, कुछ अनचाहा है और कुछ जो है ना जानबूझ करके भी आती है हमारे इग्नोरेंस के कारण। और ये आपको चारों चीज बढ़िया हो गया। पांचवा है मार्केटिंग। आपने यदि गाय पाला है और 20-20 लीटर या 30 लीटर दूध देने वाली पाल लिया है और आपके पास मार्केटिंग की सुविधा नहीं है, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये 5 स्तंभ हैं और पांचों स्तंभ में से एक भी आपका हिला तो फिर आपका पशुपालन या गौ पालन लीजिए, भैंस पालन लीजिए, बकरी पालन लीजिए, आपका वो फायदा नहीं मिल पाएगा। शुरुआत करते हैं नस्ल से। नस्ल में भी हम लोग 3 तरह का नस्ल, जो मेनली हम 3 तरह का डिवाइड करते हैं। पहला होता है देसी, और एक उसको नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप भी बोल सकते हैं, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है।
जो आपको देहात वात कहीं पे रोड पे चलते मिलेगी, जिसको किसी भी नस्ल में नहीं कर सकते हैं, एक वो है। दूसरा है देसी, जो जैसे गिर हुई, साहिवाल हुई, रेड सिंधी, ये सब जिसका नाम सब है और अच्छा दूध देती है। उसके अलावा होती है विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल में आप देखेंगे जो हम लोग एचएफ, हॉल्स्टीन फ्रीजियन या जर्सी गाय, ये सब हैं। और दूध को बढ़ाने के लिए जो आजकल हम लोग कर रहे हैं एआई, कृत्रिम गर्भाधान, वो है एआई कराते हैं कृत्रिम गर्भाधान, संकर नस्ल उससे पैदा होता है। और जनरली हम लोग दूध बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, एचएफ या जर्सी के सीमेन को अपने देसी गायों में उसे एआई कराते हैं, ताकि हमको उन्नत नस्ल का बछड़ा मिल पाए और हमें ज्यादा से ज्यादा दूध प्राप्त हो। हमें ये भी देखना चाहिए, देखिए देसी गाय पहले क्या था, एक बीच में एक ऐसा समय आया था कि बहुत ज्यादा हम लोग वो उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, विदेशी पे। विदेशी नस्ल बार बार बाहर से लेके आ रहे थे, और वो देवी दूध भी ज्यादा देती है, 30 लीटर 35 लीटर दूध देती है, लेकिन उसमें बीमारियां भी ज्यादा होती है। खुरा चपका, ये सब जो HSBQ, ये सब उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। और हमारे देसी नस्ल के जो गायें हैं उसमें आपको ये कम मिलेगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारे नस्लों में ज्यादा है। जब इसलिए बोलते हैं कि हर चीज बुरी नहीं होती और हर चीज अच्छी नहीं होती। जब इतना ज्यादा क्रॉस ब्रीड हो गया और हमारा जो खुद का अच्छा नस्ल था, जैसे गिर, हमारे यहाँ वो मुश्किल से 20 से 25 लीटर दूध देता था, लेकिन जब वो ब्राजील में ले गया, और ब्राजील लेके गए लोग, वहाँ के वैज्ञानिक लोग, और वहाँ उस पर इतना अच्छा सिलेक्टिव ब्रीडिंग किए कि अभी आप 70-75 लीटर तक पर डे दूध देती है वहाँ ब्राजील गिर। और कहाँ की है वो नस्ल, वो भारत की नस्ल। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग मतलब कहाँ पे पिछड़ गए। हम लोग अंधाधुन अपना एआई में लगे रहे, क्रॉस ब्रीडिंग कराते रहे, उसका ये है। तो अब फिर से सरकार भी ध्यान दे रही है, और आप पशुपालन विभाग को भी देखेंगे, अब ज्यादातर आपको गिर और साहिवाल का एक आपको जो बिहार से जुड़े होंगे तो वो जानते होंगे कि अब आपको जो एआई कराया जाता है तो आपको पूछेगा कि आपको गिर का चाहिए या साहिवाल का चाहिए। अब नस्ल से मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, ये नस्ल की बात कर ले। आप जो एक किन्हीं ने क्वेश्चन बहुत सारा दिया है, उन्होंने पहला लिखा कि बछड़े पर बच्चे देने के समय में क्या क्या परेशानियां आती है। बच्चे देने के समय में परेशानियां बहुत तरह से आ सकती है। मैं पोषण से इसको जोड़ूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि हम लोग जानवर को जानवर समझते हैं। यदि उसको जीव समझ ले तो शायद हमारी परेशानी आधी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब हम उसको यदि हमारे यहाँ जो गर्भवती महिला होती है, तो उसको जब उसका जब गर्भकाल चलते रहता है तो हम उसको अच्छा प्रोटीनस और बढ़िया खाना खिलाते हैं। लेकिन जब हमारी गाय गर्भवती रहती है तब हम उसको गर्भावस्था में अच्छे खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, सिर्फ उसको सूखा चारा देते हैं। और सूखा चारा देने के कारण क्या होता है कि जो अंतिम तिमाही होता है, आप सब जो भी किसान भाई जुड़े हैं तुमको मालूम होगा कि 280 दिन प्लस माइनस 10 डेज बोलते हैं, उनका गर्भकाल होता है, यानी मोर और लेस 9 महीने का होता है। अंतिम तिमाही में 2/3 मतलब जो बच्चे का विकास होता है वो अंतिम तिमाही में होता है। उस समय उसको सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसी दौरान हम क्या करते हैं, हम उसको सबसे कम न्यूट्रिशन देते हैं। तो इस वजह से बच्चे का वजन कम होता है, आपका दूध भी कम मिलेगा। जितना दूध देने की उसमें क्षमता होती है, गाय में मान लीजिए 10 लीटर की क्षमता होगी तो वो 9 लीटर देगी, लेकिन 11 लीटर कभी नहीं देगी, या 10 लीटर भी कभी नहीं देगी। उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और आप डिस्टोपिया जो कहते हैं कि बच्चा फंस जाता है, यदि बच्चा आ भी गया तो जेर फंसा रह जाता है, तो ये सब जो अब फिर यदि ये हो गया तो आपको फिर देखेंगे कि आपको हाइपोकैल्सीमिया, वो मिल्क फीवर जो बोलते हैं, और ये भी आ गया तो फिर आपको ये क्या बोलते हैं, पार्चुरियंट पैरासिस, आपको बहुत सारे इतने ज्यादा आपको परेशानी मिलेंगे सिर्फ एक कारण से। वो क्या है, न्यूट्रिशन, जो मैं बोला पशु पोषण, खान पान। तो खान पान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और एक जनरल यदि आप खर्च का बात करेंगे, यदि 100 रुपया आपका पशुपालन में खर्च हो रहा है तो 60 से 70 रुपया आपका खान पान पे ही खर्च होता है।
और आजकल के समय में तो आप देखते हैं, पहले जैसे मतलब हमारे बाप दादा लोग कैसे खिलाते थे, वो खल्ली अलग से खिलाते थे, मतलब खल्ली, चौकर और ये सब मिला करके आपको जानवर को सानी लगा करके देते थे खाने के लिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, पशु आहार खरीद के सीधे पशु आहार को हरा चारा और सूखा चारा में मिलाया और दे दिया पशु को खाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट कहाँ पे होता है कि आप सब अपने नस्ल को पहचानिए, अपनी गाय का जो भी नस्ल है पहचानिए। बहुत लोगों से इसलिए मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आपकी नस्ल क्या है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, यदि नस्ल क्या है और कौन सी नस्ल है, क्योंकि कोई दूध जो है देती है 10 लीटर, कोई गाय दूध देती है 5 लीटर, कोई देती है 3 लीटर। बिहार में मैक्सिमम जो आपको देहाती गाय मिलेगी 2 लीटर बहुत है मैक्सिमम। और जो संकर नस्ल की है वो 6 से 7 लीटर देती है। जो अच्छी गाय हो गई वो 10-12 लीटर देती है। जो एचएफ है वो सब 20 प्लस जाती है। तो आपको दोनों चीज का ख्याल रखना है कि हम उसको ज्यादा भी ना खिलाएं और उसको कम भी ना खिलाएं। दोनों चीज दुधारी तलवार है पशुपालन। हमको ये भी याद रखना है कि हमको उसको भरपूर न्यूट्रिशन देना है, लेकिन ज्यादा नहीं देना है। ज्यादा आप देंगे तो उससे वो मोटे होंगे, उससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो अब एक थंब रूल बना लेते हैं हम लोग कि कैसे देना है। एक बात एकदम समझ जाइए, कोई भी गाय है तो उसको आप 1.5 किलो, एकदम थंब रूल लिख सकते हैं आप कि 1.5 किलो जो उसको दाना देना है पशु आहार, उसको सिर्फ जीवन निर्वाह करने के लिए देना है। इससे दूध का कोई लेना देना नहीं है। भारत में ज्यादातर गायें जो होती है वो 300 से 400 किलो की होती है। उसको कितना देना है? मात्र 1.5 किलो अपना शरीर निर्वाह करने के लिए। ठीक है। और अब दूध की बारी आएगी, तो याद रखिएगा प्रति लीटर यदि 1 लीटर दूध देती है, आंख बंद करके 400 ग्राम दाना देना है। यदि 2 लीटर दूध देती है तो 800 ग्राम दाना देना है। 3 लीटर दूध देती है तो उसमें 400 बढ़ाते हैं चाहिए। यानी 1.5 किलो आपको उसको खिलाना ही खिलाना है उसके शरीर को निर्वाह करने के लिए, और 400 ग्राम उसको दाना देना है उसको जीवन निर्वाह करने के लिए, दूध प्रति लीटर दूध के लिए। तो कोई किसी का क्वेश्चन होता है कि सर 10 लीटर दूध दे रही है, तो सीधा 4 किलो उसको देना है दूध के लिए और 1.5 किलो उसको देना है जीवन निर्वाह के लिए, यानी 5.5 किलो। ये फिक्स। अब हम सानी कैसे बनाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सानी कैसे बनाएंगे। तो यदि 100 किलो का यदि मान लीजिए कि सानी है, ठीक है, तो उसको 2/3 और 1/3 में बांट लेते हैं, यानी 2/3 और 1/3। 2/3 मतलब हो गया 67 किलो। 67 किलो आप उसका सूखा चारा रखिए। अब बचा 33 किलो। 33 किलो में फिर करते हैं 2/3 और 1/3, यानी 22 किलो और 11 किलो। तो 22 किलो इसमें जो आपका होगा वो हरा चारा होगा और 11 किलो आपका ये पशु आहार होगा। और पशु आहार में आप मतलब ये 11 किलो में ही आपको 1 किलो नमक और एक मतलब ये मिनरल मिक्सचर आपको मिलाना है। ये मोटा मोटा चीज याद रखिए। आप कहते हैं कि पशु, बहुत लोग किसान बोलते हैं कि सर पशु आहार तो बहुत महंगा मिलता है, खरीद नहीं सकते, हम ला नहीं सकते, बहुत सारे बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सिंपल सा उपाय है, घर में जो गांव में लोग रहते हैं उसको भी आप समझिए पशु आहार कितना बनाना आसान है। उसको भी आप 12, मान लीजिए 12 किलो हो, उसको भी 3 हिस्से में बांट लीजिए। 9 किलो है तो उसको 3 हिस्से में बांट दीजिए। 1/3 अनाज, 1/3 दलहन, 1/3 तिलहन। याद रहेगा सबको? 1/3 अनाज, 1/3 दलहन, 1/3 तिलहन। मतलब अनाज में आप मक्का ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, जो आपको लेना है। दलहन में आप चना लीजिए, मसूर लीजिए, अरहर लीजिए, जो भी है उसका अब और मतलब वो जो बाजार में आदमी के लिए बिकता है वो तो लेंगे नहीं, जो खराब सा रहता है, मतलब जो मनुष्य के खाने के लिए नहीं रहता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और तिलहन में आप तीसी ले लीजिए, सरसों, जो भी आपको सही लगे, या उसका खल ले लीजिए। ये आप बना लेंगे तो ये आपका संतुलित आहार हो गया। जब आप संतुलित आहार बना लिए तो फिर आप उसको, और यही जो चीज मैं बता रहा था गाय के लिए बता रहा हूँ
जितना ये गाय के लिए आपको बताया, सेम इसमें भैंस में 1.5 किलो की जगह उसमें कर देते हैं 2 से 2.5 किलो शरीर मेंटेन करने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए भैंस में, और उसको भी 400 ग्राम ही खिलाते हैं 1 लीटर दूध के लिए। और आपको शायद इसलिए जीवन निर्वाह करने के लिए उसको एक तो उसका किसी का माइक ऑन है, किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर ले तो मेरे लिए आराम हो जाएगा। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे। और भैंस और गाय में थोड़ा सा अंतर बस यही है कि आप दूध का भी देखेंगे, दूध उनका सफेद होता है और गाय का दूध थोड़ा पीलापन लिए होता है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और थोड़ा सा भैंस का दूध जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा उसमें फैट होता है, तो उसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। और भारत अभी सब दुनिया में 1 नंबर दूध पैदा करने वाला उत्पादक देश है, लेकिन उत्पादकता में सबसे पिछड़ा कहेंगे, वन ऑफ द पिछड़े कंट्री में हम लोग काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास संख्या इतनी है कि हमारा 1 नंबर हो जाता है, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे कि पर काउ मिल्क जो प्रोडक्टिविटी है बहुत लेस, बहुत कम है। और भैंस का आप इतनी ही समझ चाहिए कि यदि हम लोग 100 लीटर पैदा कर रहे हैं दूध, तो लगभग 54% भैंस का ही दूध है, और 42% के लगभग गाय का है, और जो 3% है वो बकरी का है, बकरी ऊंट उसमें सब मिला दी। तो आप समझ जाइए कि भैंस का कितना इंपॉर्टेंस है, खास करके हरियाणा ये सब वाले क्षेत्र में भैंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। भैंस तो हर जगह पाली जाती है, लेकिन वो, और गाय में तो बहुत ज्यादा नस्ल, आजकल बहुत सारे नस्ल हैं। गाय में ये भैंस में जो 7 हैं, सातों भारत में ही है, जो बेस्ट है, वर्ल्ड में बेस्ट माने जाते हैं। चलिए खान पान पे आए, मैं अभी एक कर लेता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे आपको वो रोग सब पे भी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। जो उनका क्वेश्चन है मैं लिखा हूँ, उसको देख देख के बात करूंगा। आवास, आवास जो है हम उसको इस तरह से बनाए कि आवास, उसको जो कहते हैं आवास की जरूरत ही क्या है, जानवर के लिए आवास की आवश्यकता ही क्या है। तो वो हम उनको, जानवर को ठंड से, मतलब जो भी एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स क्लाइमेट है, उससे बचाता है, प्रीडेटर से बचाता है, मतलब बाघ चीता जो भी है जंगली जानवर, उससे भी वो जान बचाते हैं। और इसके लिए कितना एरिया चाहिए और किस तरह का होना चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। जानवर का जब भी आप घर का डायरेक्शन बनाए ना, ईस्ट टू वेस्ट बनाए, मतलब पूरब से पश्चिम होनी चाहिए। वो जो लंबाई होती है ना, लंबा जो घर होगा वो पूरब और पश्चिम की तरफ होगा, और लंबाई वाला जो होगा पूरा नॉर्थ वाला, मतलब नॉर्थ और साउथ फेसिंग होगा। क्यों? सूर्योदय पूरब में होता है, और फिर उधर से पूरा मूव करके वो जाता है पश्चिम की ओर, सूर्यास्त जो होता है। तो उसकी जितनी भी किरणें हैं खिड़की से अंदर जाती हैं, तो बहुत सारे जो विषाणु कीटाणु हैं वो सारे मर जाते हैं। सूरज की रोशनी का अभी भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी घर बनाए ईस्ट टू वेस्ट बनाए। और आपको भी मालूम है कि हवा भी कैसी चलती है, पूर्वा चलती है और पछिया हवा चलती है। तो उससे भी बचाव होता है, जो एकदम अचानक तेज हवा का झोंका आता है तो उससे भी बचाव होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्श, फर्श कैसा बना? फर्श हमेशा जो है ना थोड़ा स्लोपी बनाते हैं। हम लोग गांव में क्या करते हैं, आप देखेंगे, मान लीजिए कि बहुत सारे गांव में आप देखेंगे कि 4 खूंटा लगा दिया बांस का, उसके ऊपर पुआल पूरा डालते रहते हैं और नीचे गाय को बांध देते हैं। और महिलाएं डेली सुबह सुबह जाएंगी, झाड़ू पूरा बुहारेंगी, बढ़िया से निकाल देंगी, और धीरे धीरे करते 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 इतना सफाई कर देती है कि गड्ढा कर देती है। क्यों? पूरा एकदम साफ है, पूरा लिपा उपा हुआ रहेगा, एकदम गड्ढा कर देंगे। ये अच्छा है कि सफाई की है, लेकिन पशु के लिए गड़बड़ हो जाती है। पशु का स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए। क्यों ऊंचा होना चाहिए? जब बारिश आती है या पानी गिरता है तो वो गड्ढे में पानी भर जाता है। और आप जानवर को देखेंगे, बकरियों में तो खास करके पानी से एलर्जी होती है, लेकिन कोई भी जानवर को यदि गीला होगा तो वो बैठना पसंद नहीं करती।
कीचड़ उचड़ में बैठना पसंद नहीं करती है। अब उसके पास ऑप्शन नहीं है तो बैठेगी, लेकिन बीमारी की शुरुआत वहीं से होती है। दो चीज होता है, पानी का जमाव, मच्छर आएगा, और मच्छर और मक्खी 70% जो कहते हैं ना जानवरों में बीमारियां इसी दो से होते हैं। 70% आपको कहीं ना कहीं आपको परजीवी आएगा, फिर वो कीड़े मकोड़े लगने शुरू होंगे, मकड़ी बढ़ेगी, बहुत तरह का परेशानी होगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि मिट्टी जहां पर भी पशु को बांधे उसकी जगह ऊंचाई थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, ताकि पानी एक तो बिल्कुल चढ़े ना, और चढ़ भी जाए तो वो आराम से निकल जाए। दूसरा, जहां आप जिधर उसका मुंह रख रहे हैं, मतलब जिधर उधर खाने का दे रहे हैं, तो जनरली करते हैं क्या कि मुंह वाले साइड में ऊंचा रखते हैं और पीछे वाला साइड थोड़ा नीचा रखते हैं। स्लोप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2-2.5 इंच का, या वो शुरुआत से लेकर लास्ट तक का जहां नाली बना है वो 4 इंच 5 इंच में जाके खत्म हो जाना चाहिए। वो इसलिए करते हैं कि जब पेशाब करती है गाय तो वो पानी मतलब उसका पेशाब लुढ़क करके नीचे चला जाए, तो उसमें परेशानी नहीं रहती है। और यदि उल्टा बना दिए तो हमेशा पेशाब आगे की ओर जाएगा। लेकिन कब हम उल्टा करेंगे कि जानवर का मतलब मुंह साइड में नीचा और पीछे साइड में ऊंचा, जब उसको प्रोलैप्स होता है। आप देखते होंगे बहुत सारा जब बच्चा देती है तो उसका बच्चादानी बाहर आ जाता है, फिर उसको पशु चिकित्सक अंदर डालते हैं और बाहर में सूचर लगा देते हैं, सिल देते हैं। इस चीज को आप देखे होंगे। तो उस समय उल्टा करते हैं ताकि जो बच्चादानी बाहर बार बार निकल रहा है उस पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, तो वो उसको आगे की ओर झुका देते हैं। ये आवाज का है। दूसरा, नाद। नाद जो बनाते हैं जिसमें खाना वाना देते हैं, नाद में जो खाना देते हैं इस टाइप का बनना चाहिए कि आप देखते होंगे सब गायों का आगे में ये हिंदी, शुद्ध हिंदी उसको गलकंबल बोलते हैं, कहीं चादर बोलते हैं, इंग्लिश में ड्यूलैप बोलते हैं। ये रगड़ खाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, इसलिए देखते हैं वो गोल बनता है। बहुत जगह लकड़ी भी दे देते हैं नाद की तरफ, क्या ताकि उसका वो छीले उले में। तो वो हाइट जो है ना मेंटेन करना चाहिए। यदि आप जमीन से लेंगे तो 1-1.5 फीट होना चाहिए और सामने वाला 2.5 फीट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। फिर उसमें आप उतना आराम से खा सके। और गाय का आप जो नस्ल, इसलिए नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, नस्ल के हाइट के हिसाब से आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और जो बछड़े होते हैं उनके लिए थोड़ा छोटा होता है। अब पूछिए कि एक जानवर के लिए कितना स्पेस चाहिए। यदि एकदम सही सही सोचेंगे कि मतलब एकदम साइंटिफिक वे में, तो 5.5 फीट बाय 10 फीट ये एक गाय के लिए, यानी 50 फीट हो जाता है, 50 स्क्वायर फीट। लेकिन मैं बोलता हूँ 4x6 से भी काम चल रहे। यदि 4 फीट चौड़ा हो और 6 फीट लंबा हो तो उसमें भी जानवर का एक एडल्ट काउ के लिए काम चल जाएगा। लेकिन उससे कम यदि आप देते हैं तो दिक्कत है। आप खुद ही सोचेंगे कि आप एक कमरे में यदि 10 लोग रह रहे हैं तो हो सकता है कि ये आराम से बैठ जाए, लेकिन जब हम उसी में 15 लोग कर दें तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए जगह का भी अपना इंपॉर्टेंस है, सबको जगह मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि आप जो कहते हैं ना दूध कमना, दूध कमना एक चीज से नहीं होता, दूध कमना का बहुत सारे रीजन होते हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा तो दूध कम हो जाएगा। गाय यदि गर्म होगी तब दूध कम हो जाएगा, जो गर्मी में आती है यही जो पाल खाने के लिए, तो उस समय भी दूध कम हो जाएगा। थोड़ा सा भी स्ट्रेस हुआ, गर्मी लगने लग गई या पानी बहुत ज्यादा नहीं पी है तो भी उसका दूध गिर जाएगा। कोई भी चीज हुआ, छोटा सा छोटा प्रॉब्लम, और उससे भी सबसे ज्यादा मैं भी मतलब जब पहली बार सुना था तो मेरे को आश्चर्य लगा, यदि दूहने वाला बदल गया तो दूध कम जाएगा। दूसरा, यदि वो डेली एक पर्टिकुलर कलर का कपड़ा पहन के आ रहा है और दूसरे दिन वो किसी दिन वो दूसरे कलर का कपड़ा पहन के आ गया तो भी दूध गिर जाएगा। दाना उसका बदल गया तो दूध कम हो जाएगा। उसको आप लगातार एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कि उसको आप रोज गिनी ग्रास खिला रहे हैं या कोई पर्टिकुलर कोई भी ग्रास दे रहे हैं, जई खिला रहे हैं, अच्छा बरसीम खिला रहे हैं या लूसर्न खिला रहे हैं, अचानक बदल गई तो दूध गिर जाएगा। तो आप सोच लीजिए कि कितना सेंसिटिव है जानवर। हर चीज में क्या है, दूध ही गिरता है।
दूध को इसलिए मेंटेन करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। कोई भी चीज उनके साथ हार्ड एंड फास्ट नहीं होनी चाहिए। आप उनकी जगह को यदि बदलते हैं तो धीरे धीरे बदलिए। किसी दिन ले जाइए उसको 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के लिए बांधिए, फिर वापस ला दीजिए। उसको यूज टू कर दीजिए कि वो जगह वो पहचानने लगे, उसके बाद उसको लंबा समय के लिए बांध दीजिए, दिक्कत नहीं जाएगी। लेकिन आप अचानक बदल देंगे तो परेशानी। तो आवाज का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरा, अब आवाज का बता रहा हूं, अंदर का जो व्हाइट वॉश बोलते हैं, व्हाइट वॉश आपको 6 महीने में तो कर ही देना चाहिए। नहीं कर पाते हैं कम से कम 1 साल में दिवाली तो करवाई। व्हाइट वॉश कराने का क्या क्या फायदा होता है आप देखेंगे। हम लोग नीचे तो बहुत सफाई कर लेते हैं, ऊपर नहीं सफाई करते हैं। ऊपर जब सफाई नहीं करते हैं तो मकड़ी तो देखते ही है, वो भी भगवान तरह का ही है, हर जगह प्रेजेंट है। आप उसको छोड़ दीजिए, कुछ ना कुछ दिन बाद उग जाएगा, है ना। तो वो आपको थोड़ा सा परेशानी जाएगी। इसलिए आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ऊपर वाला भी जो साफ करते हैं। मनीष जी, मैं आपको मेरा नंबर ले लेना, मैं आपको सारा जवाब दे दूंगा, ठीक है। मनीष जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। लास्ट में तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि ऊपर भी आपको देखना है, और दीवार में खास करके प्लास्टर क्यों करते हैं। आप देखेंगे कि जहां प्लास्टर नहीं किया हुआ है, आप बहुत दिन तक गंदा छोड़ दिए हैं, आप अंदर घुस के देखेंगे उसमें से कील आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। जो बोलते हैं ना हम लोग ढील उड़ीस इस टाइप का बोलते हैं ना आदमी में, तो उसमें अठेली बहुत तरह का होता है, सरकोप्टिक, ये सब सारे चीज आपको कहीं कहीं पे छिपे पड़े मिलेंगे। और आप कितना भी दवा देते रहिए इसको, परजीवी नाशक, वो 10 दिन 15 दिन रुकेगा, फिर से वापस आएगा, वो दीवार से निकल करके आता है। और आप निकालते रहिए चुन चुन करके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको हमेशा वैसे ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो जानवर का उसमें कहीं परेशानी नहीं है, परेशानी कहाँ है? उनके दीवार में। तो दीवार पे भी ध्यान देना चाहिए। और आप जब चूना की पुताई करते हैं तो उसमें मतलब सिंगल सुपर फास्फेट और कैल्शियम उसमें सब चीज मिला रहता है, तो उससे वो जो भी है मर जाता है, तो फिर आपको लंबे समय के लिए राहत मिलती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका ध्यान रखना है। अब प्रबंधन, ये तो मैं सारा चीज बता ही रहा हूँ। प्रबंधन में क्या है, जब बच्चा पैदा लेता है, एकदम मैं जन्म से लेकर के वो जब अगला बच्चा देगा वहां तक आपको पहुंचाता हूँ। जब बच्चा पैदा लेता है तो सबसे पहले आपको एक तो डेट कैलकुलेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। जब आपको उसको गाभिन कराए हो तो वो बच्चा कब देने वाली है, इसको पता रहने से आपको क्या होगा कि कभी कभी बच्चे रात में, गाय बच्चे रात में देती है, तो आप उसके साथ कम से कम हो पाएंगे। और आप जब साथ में रहेंगे तो उनको अच्छे से असिस्टेंस मिल जाएगी। 70% गाय अपना बच्चा आराम से दे देती है, कहीं की परेशानी नहीं जाती। लेकिन 10 to 20% में दिक्कत कब आती है, जब बच्चा का पोजीशन बिगड़ जाता है अंदर में। कभी पोजीशन दूसरे तरह का रहता है, कभी कुछ और परेशानी आ जाती है, तो बच्चा बाहर निकलने में परेशानी आती है। तब आप उसको देख सकते हैं 4 से 5 घंटे से यदि ज्यादा परेशानी आ गए तो आपको तुरंत पशु चिकित्सक को खबर करना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए, ताकि आपका कभी कभी तो बच्चा मर ही जाता है, लेकिन यदि आप समय रहते बुला लें और उसकी पोजीशनिंग ये सब सही हो जाए। क्योंकि एक बार जब वाटर बैग फटता है तो जब तक वो गर्भाशय में रहता है अंदर में, तो वो एकदम वो ऐसा इन्वायरमेंट रहता है कि उसको दिक्कत नहीं जाती है, वो सांस उस लेते रहता है, क्योंकि वो उसके प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और वो जुड़ा रहता है। और लेकिन जैसे वाटर बैग फटता है तो उसका नथुना, ये जो मुंह है, बाहर हो जाता है, तो उसके बाद अंदर उसको सफोकेशन होना शुरू हो जाता है। यदि वो जल्दी से बच्चा बाहर नहीं आया तो सफोकेशन होना शुरू हो जाता है, फिर वो वहां पे मरता है। इसलिए अब किसी ने क्वेश्चन लिखा है कि पता कैसे चलेगा कि बच्चा होने वाला है। जब बच्चा होने वाला होगा तो आप देखेंगे कि उसका थन बहुत बड़ा हो जाएगा, गैया का थन बहुत बड़ा हो जाएगा, एकदम पूरा हार्ड हो जाएगा, बड़ा दिखेगा, और पेशाब के नली से कुछ कुछ स्राव आने लगेगा, गिरने लगेगा, पूरा सूजा हुआ रहेगा।
वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ बच्चा देने वाला है। और बहुत उठ बैठ करेगी, चिल्लाती रहेगी, उठेगी बैठेगी, वो रेस्टलेस रहेगी। उसको मतलब हम लोगों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको तो मालूम है ना कि मेरा बच्चा आने वाला है। तो वो आपको बहुत सारा इंडिकेशन देगी कि आप उसके पास आ जाए, आप उसकी हेल्प करें। तो जब वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बच्चा आने वाला। और सबसे पहले क्या होगा, पहले थोड़ा सा वाटर बैग आपका बाहर आएगा, उसके बाद वो बर्स्ट होगा, फिर दोनों पैर उसका आगे में रहेगा, उसके ऊपर उसका मुंह रहेगा, और वो आराम से बाहर निकल रहा है। कभी कभी बच्चे खड़े, गाय खड़े होकर के भी बच्चे दे देती है, तो उस समय ध्यान रखना है कि बच्चा जो बाहर आ रहा है तो उसको आप असिस्ट करके जमीन पे लाएं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ठोस फर्श होता है तो उस पे बच्चा सीधे गिरता है, उसको सर पे चोट लगती है तो बच्चे की डेथ हो जाती है। और यदि बच्चे बैठ के गाय बच्चे दे रही है बैठ करके तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। जब बच्चा बाहर आ गया तो सबसे पहले क्या करती है, गाय उसको चाटती है, बहुत अच्छे से साफ करती है। आप वो उसका काम है, लेकिन हमारा क्या काम है, उसका खुर थोड़ा सा साफ करना है, उसके नॉस्ट्रिल नाक के जो छेद है उसको साफ कर देना है, मुंह को भी थोड़ा साफ कर देना है, ताकि सांस लेने में उसको आराम हो। और जितना जल्दी हो सके विद इन 1 आवर, मतलब पैदा लेने से 1 घंटा के अंदर उसको गाय के थन से उसका मुंह लगा देना है, ताकि पहला दूध, जिसको हम लोग शीश भी बोलते हैं, पेयूस भी बोलते हैं, पीयूष बोलते हैं, फेनुस बोलते हैं, और इंग्लिश में कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम, उसको विद इन 1 आवर पिलाना बहुत जरूरी। आप उसको पिलाते हैं तो उसमें बहुत सारा जो कहते हैं ना, मतलब प्रतिरोधक क्षमता, बहुत सारे रोगों से लड़ने की उसमें क्षमता डेवलप हो जाती है। तो वो बहुत जरूरी है। अब उन्होंने सवाल ये भी लिखा था कि सर कितना पिलाना चाहिए। तो आपको अमूमन जो बछड़ा पैदा हुआ है, यदि आप तौल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 किलो का है बच्चा, या 25 किलो का है, या 30 किलो का है, उसका आपको 10वां भाग, 1/10 और बॉडी वेट उसको पिलाना है। और एक ही बार में नहीं पिलाना है, उसको हिस्सा हिस्सा करके 24 घंटे में 10वां भाग पिलाना है उसको। तो थोड़ा थोड़ा करके उसको पिलाना है। इसके अलावा जो उसका नेवल रहता है, आप देखते होंगे कि जब बाहर निकलता है तो उसका नेवल रहता है, उसको काटना रहता है। तो 2 इंच की दूरी पे उसको आपको पहले क्या करना है, जो स्टरलाइज्ड रहे, बढ़िया बांधने के लिए आपके पास धागा हुआ है तो दोनों साइड बांधेंगे 2.5 इंच, और इधर भी 1 इंच का गैपिंग पे, और बीच से उसको कट कर देंगे स्टरलाइज्ड कैंची से, और उसको टिंचर आईडी में डुबा देंगे। आप यदि ऐसा नहीं करते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद नेवल इल हो जाता है, मतलब उसका देखेंगे नाभि के जगह पे सूजन हो जाएगा, और उसमें आपको देखेंगे धीरे धीरे कीड़ा उसमें आ जाएगा। और एक बार जब कीड़ा आ गया, और कहते हैं ना कि नाभि तो एकदम सोर्स है, यहीं से पूरा एनर्जी मिलता है आदमी को, तो जानवर को भी वहीं से मिलता है। तो वो एक बार जब आ जाएगा तो फिर वो लंबा ट्रीटमेंट में जाएगा। और आप यहाँ छोटा सा खाली एक वो कर सकते हैं कि एक बार धागा से बांधा और उसको टिंचर आईडी में डुबा दिया, तो आपका काम खत्म, वहीं पे आपको रिलैक्स हो गया। अब गाय को क्या करना है, गाय को जो गांव घर सब में, और उनका ये भी क्वेश्चन था कि शुरुआत के 2-3 दिन कम खाती है। ओबियस है कि उसमें बहुत सारा एनर्जी लगता है बच्चे देने में, गाय को वो बहुत सारा ताकत लगाती है, और जब ताकत लगाती है तो एग्जॉस्ट हो जाती है, ऊपर से उसको उसके बाद दूध भी देना है, वो एक तरह से निगेटिव एनर्जी बैलेंस में जाती है। और जब वो जाती है तो उस समय हम उसको बढ़िया से बढ़िया खाना, मतलब वो जो कहते हैं ना अच्छा चारा दें, उस समय बांस का कुछ पत्ता खिलाते हैं, मंगरेला खिलाते हैं, अजवाइन खिलाते हैं, ताकि वो फिर से थोड़ा सा उसका वो बदले, मुंह का स्वाद बदले, फिर वो धीरे धीरे खाना खाएगी, तो फिर वो ठीक हो जाते हैं। 3 से 4 दिन का ये समय रहता है, लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाता है, उस दिक्कत कहीं नहीं जाती है। अब जो गाय ज्यादा दूध देती है, जो गाय ज्यादा दूध देती है उसके साथ परेशानी कभी कभी आती है क्या, यदि हमने उनको लास्ट 3 महीने में कैल्शियम सबका डोज सही ढंग से नहीं दिया है, तो वो देखेंगे कि बैठ जाएगी, और उसका देखेंगे कि गर्दन जो है ना वो अपने पेट पे डाले रहेगी, एकदम एस शेप बन जाएगा, इंग्लिश वाला एस शेप। तो
वो कंडीशन जब आप देखिए तो समझ जाइए कि इसको हाइपोकैल्सीमिया हुआ है। यदि उसका दूध ज्यादा, और ये विधि बच्चे देने के 2-3 दिन के अंदर नहीं होगा, तो आप उसको कैल्शियम का डोज आप दे सकते हैं, वो ठीक हो जाएगा। एक और डाउनर कॉज सिंड्रोम भी होता है, उसमें यदि आपको कैल्शियम देने से यदि ट्रीटमेंट करने से यदि वो ठीक नहीं हो रही है, तो समझ जाइए कि आपको उसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सब का कमी है, इसलिए आपको उस समय जांच कराने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ज्यादा केस में हमारे देश में जो हाई यील्डर्स है उस वो ज्यादा है नहीं, तो आपको इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत है। अब इसको जिस दिन दूध नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक बात है। एक बात समझ जाइए कि दूध नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, जो उसका डेली मिल्क सिक्रेशन वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो दूध आप यदि नहीं निकालेंगे तो वो दूध पहले से तो इतना है ही नहीं, और दूसरा फिर उतना आकर के उसमें जमा हो जाएगा, तो पूरा नीचे टेंशन बढ़ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, पूरा एकदम फूल जाएगा, गाय पूरा परेशान रहेगी, वो काफी उसको दर्द होगा। और दूसरा कि जब वो बहुत ज्यादा परेशान रहेगी, तो कभी कभी क्या होता है, एक इनका क्वेश्चन भी था, टीटली मतलब जो उसका छेमी है, थन का जो छेमी है, उससे दूध खुद ब खुद बाहर आने लग जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया तो। इसलिए ये वाली गलती ना करे तो ज्यादा अच्छा है, यदि बछड़ा है या नहीं है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड फार्म होता है, वहां बच्चा जन्म देने के साथ ही जब शुरुआत के 1-2 घंटे रहता है साथ में, उसके बाद बछड़े को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सिर्फ जब दूध निकालने का समय होता है, उसी समय बछड़े को लाया जाता है और दूध पिलाया जाता है। तो अपने आप दूध उसका निकलना चाहिए और बहुत जरूरी है। और ये मतलब आप समझ जाइए कि उस समय सिक्रेशन भी जो होता है, तो आपको विद इन 7 मिनट, एक बार जब आप दूहना शुरू करते हैं, 7 मिनट के अंदर आपको दूध कंप्लीट कर लेना है, मिल्किंग कंप्लीट कर लेना है। एक्चुअली मैं सर को बोला था, ये इतना फास्ट है ना कि 1 घंटा में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन चलिए मैं जितना कर सकता हूँ। ये श्रेया मैम, आपको जितने भी क्वेश्चन है ना, क्योंकि मेरा वो रिदम टूट जा रहा है, आपके जितने भी क्वेश्चन है आप सर को भेजिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, क्योंकि मैं ए से जेड पहुंच जा रहा हूँ, जेड से फिर वाई पहुंच जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। क्वेश्चन तो का अंत में जवाब देना है भाई, अभी क्वेश्चन लिखने दे रहा हूँ, मैं नोट कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है सर। ओके। तो मैं ये चीज कह रहा हूँ, बच्चा जब आपका ये लगातार चल रहा, 10 से 12 दिन, उनका एक ये भी क्वेश्चन था कि पहला बार बच्चे को कब हम कृमिनाशक दवा पिला सकते हैं। कृमिनाशक बच्चा कृमिनाशक जो दवा जो है, बच्चे को 10 से 14 दिन यानी 2 हफ्ते के अंदर आप पहली बार देंगे, उसके बाद 3 महीने के गैप पे दीजिए, है ना। और जब बड़ा हो जाए तो 3-3 महीने के गैप पे देते रहें, तो कभी भी कृमि का कोई आपको कोई परेशानी नहीं मिलेगी। और अब गाय पर आइए, ये बच्चा तो बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, और बच्चे का भी जो है ना, आपको 1 महीने के बाद 0.75, जैसे पहले हम उसको कोलेस्ट्रम पिला रहे थे 2 लीटर, तो अब 0.75 कितना हो जाएगा, 1.5 लीटर। उसका जो है ना 1.5 लीटर, फिर उसको 2 हफ्ता या 3 मतलब 2 हफ्ता या 15-20 दिन के बाद और कम करते जाएंगे 0.5 पे, इस तरह से दूध भी कम करते जाना। क्योंकि शुरू में जब बच्चा पैदा होता है, तो उसका पेट जो होता है एकदम बिल्कुल हमारे जैसा होता है। हम लोग जो दूध, इसलिए आप देखते हो कि शुरू में जब बच्चे आप जो बछड़ा पैदा लेता है, उसका जो आप गोबर देखेंगे, तो वो एकदम बिल्कुल ह्यूमन का जो होता है, आदमी का पीला जैसा, वैसा ही उसका भी होगा। लेकिन जैसे उसका रूमेन डेवलप होना शुरू होता है, आपको मालूम ही होगा कि गाय के 4 पेट होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, एवोमेजम, ओमेजम, ठीक है। इसमें ट्रू जो होता है एवोमेजम होता है, जो हमारा पेट है, उसमें ट्रू स्टोमक एवोमेजम होता है। तो रूमन का डेवलपमेंट में 6 महीने का समय लगता है, और रूमन का डेवलपमेंट होने में 6 महीने का समय लगता है बछड़े में। तो आप उस समय उसको दोनों चीज का मिक्स करना पड़ता है। इसलिए शुरू में आप देखते हैं वो एकदम वो जो कहते हैं ना, पतला पतला फुनगी सब जो चुन चुन के थोड़ा थोड़ा खाता है, फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपना खुराक बढ़ाता है। तो
रूमन का इतना अच्छा है मतलब चीज कि जैसे हम लोग तो सीधे खाए तो उस पेट में चला गया। अब इस अब इसका क्या है ये बछड़े का कि वो शुरू में ले रहा है, वो धीरे धीरे चरना शुरू किया, तो उसको जब अंदर जब डेवलप होता है माइक्रोब्स भी बनते हैं अंदर में, फिर वो माइक्रोफ्लोरा डेवलप करते हैं ताकि वो जो फॉरेज फॉडर कुछ भी ले रहा है वो धीरे धीरे पचना शुरू होगा। फिर उसका जब पूरा कंप्लीट चैम्बर बनता है तब उसका गोबर जो सही ढंग से करते हैं ना, तब गोबर आना शुरू होता है। इसलिए बहुत जगह पूछते हैं कि गाय कितना देर वो जुगाली करती है और कितना खाना खाती है, तो इतना समझ जाइए यदि 1 घंटा खाना खाएगी वो तो 1 घंटा जुगाली करेगी। यदि दिन भर में वो 5 घंटा खाई है तो फिर के बाद के 5 घंटे वो जुगाली करती रहेगी। क्यों? उसमें आपको मालूम ही है, एक बार वो पेट भरती है, फिर वापस मुंह पे लाती है, फिर उसको चबा करके वो फिर भेजती है रेटिकुलम में, फिर रेटिकुलम से ओमेजन में, फिर ओवोमेजन में जाता है, फिर वो कंप्लीट पचता है, फिर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, मतलब इतना ही समझ जाइए कि आपको 6 महीने का समय लेता है कोई भी बछड़ा या बछिया अपना कंप्लीट पेट को डेवलप करने में। ठीक है, और फिर जब इसके बाद आप जो बछड़ा तो इधर हो रहा है, इधर गाय की अब बात कर रहा हूँ। गाय जो अब अगला बच्चा उससे कब ले, 30 से 40 दिन के बाद, मैक्सिमम 45 दिन बोलिएगा, 40 से 45 दिन के बाद वो पहली बार हीट में आ जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है ना? तो क्या पहली बार हम उसको गाभिन करा सकते हैं? पहली बार छोड़ देना चाहिए, ये पहला ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसको 60 से 90 दिन के बीच में पक्का गाभिन कराना चाहिए। 60 से 90 मतलब 2 महीने से 3 महीने के भीतर में उसको, क्योंकि वो 45 दिन यानी 1.5 महीने में तो आई ही है वो, मतलब पहली बार हीट में आएगी, तो आप उसको 2 से 3 महीने के बीच में गाभिन करा दीजिए। अब बहुत लोगों का सवाल होगा कि सर कब आएगी गाय, कब गर्म होगी? 21 दिन में उसका साइकिल रहता है, 21 दिन का साइकिल होता है, 21 दिन का साइकिल होता है। तो आपको इस चीज को हमेशा याद रखना चाहिए कि आज मान लीजिए कि आज तारीख है 16, तो आज यदि हीट में आई और हमने इस साइकिल को मिस कर दिया तो अब आज से आप 21 दिन बाद में जोड़ लीजिए। अब 21 दिन आप जब जोड़ लीजिए तब वो अगला बार हीट में आएगी। अब हीट में आने के बाद उसके लक्षण क्या क्या होंगे, तो एकदम उसके पेशाब वाले रास्ते से आप देखेंगे एकदम क्लियर एक धागा टाइप का तार जैसा नीचे गिरते रहेगा, है ना? वो गिरते रहेगा, वो दिखेगा, बार बार आवाज करेगी, कोई भी जानवर आएगा उसको तो चढ़ने के लिए, जुगाली रिगर्जिटेशन को बोलते हैं। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उसको जुगाली जो है, अभी प्रश्न का जवाब मत दो, जो है ना बार बार चिल्लाएगी, मैं सब प्रश्न पूछूंगा अंत में, अभी आप अपना आवाज कंटिन्यू करो। देते रहेगी, आवाज देगी, आवाज देते रहेगी, और उसको आप दूध कम थोड़ा सा कर देगी देना, और बार बार पूंछ उठाते रहेगी, चिल्लाते रहेगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हीट में है। और एक चीज याद रखिए, अब हीट में कब आई है और कब आपको एआई कराना चाहिए। आप देखते होंगे कि कोई भी गाय जो है ना एक बार में कंसीव नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कब वो गर्म हुई थी, कब वो हीट में आई। मैक्सिमम लोग इस चीज को कंफ्यूज कर जाते हैं। एक तो हम पुरुष लोगों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम घर पे ध्यान ज्यादा देते नहीं, तो हमको पता ही नहीं होता कि वो कब हिट में आई। महिलाओं को पता रहता है, तो महिलाएं भी आपको एग्जैक्ट समय वो गए थे तो देखे थे, ऐसा वाली बात हो जाती है। आप याद रखिए कि यदि सुबह में आई है वो हिट में, आपको शाम में उसको एआई कराना चाहिए। यदि सुबह में हिट में आई और उसी समय आप उसको एआई करा दिए तो वो आपको फेलियर होगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सुबह में आई तो शाम में करा दीजिए, शाम में आई तो दूसरे दिन सुबह करा दीजिए। एकदम ये याद रखिए, जब हिट में आई उससे 12 घंटे बाद करा दीजिए, तभी आपका सक्सेस होने का ज्यादा चांसेस है। और इस चीज को भी याद रखिएगा, एक साइकिल को मिस करने का कितना बड़ा खामियाजा था। इसलिए एक पशुपालक कैलेंडर मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
आप 21 दिन में मान लीजिए कि वो 10 लीटर दूध देती है, तो आपका 21 दिन में 210 लीटर दूध मिस कर गया। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। 210 लीटर आप मिस कर गए और 210 लीटर गुना जितना भी आप वो रेट से दूध बेचते हैं उतना का आपको नुकसान हो गया। और गाय को हमने पाला क्यों? दूध के लिए तो पाला है। तो हमको हमेशा जब भी सोचना है ना, कमर्शियल वे में सोचिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप उसको कराइए, उसके बाद जिस दिन आपने करा दिया आप उसको मेंशन कर लीजिए तारीख। उसके बाद चेक करते रहिए 21 तारीख को फिर से तो गर्म नहीं हुई। यदि गर्म हो गई तो आपका एआई फेल हो चुका है, फिर से करवाइए। दूसरी बात, फिर आप 21 दिन का देखिए, यदि फिर से आई तो समझिए कि ये रिपीट ब्रीडर है। रिपीट ब्रीडर का थोड़ा सा परेशानी ज्यादा है, उसको लंबा ट्रीटमेंट चलता है। और एक गाय होती है जो कि हीट में ही नहीं आती, उसको अनस्ट्रेस काउ बोलते हैं। मतलब उसका आप जिस दिन आपको समझ में आ जाए कि ये हीट ही नहीं आ रही है, उसका उसी दिन से इलाज चलेगा। और रिपीट ब्रीडर्स में 21 दिन के बाद वाला चलेगा। दोनों में बस यही डिफरेंस। अनस्ट्रेस काउ को आप जिस दिन से चाहें उस दिन से इलाज चालू कर देंगे। उसका लंबा ट्रीटमेंट है, मैं बता दूंगा। ग्रुप में होगा तो सर को मैं पूरा लिख ला करके सब दे दूंगा। और रिपीट ब्रीडर का आपको 21 दिन के बाद ही पता चलेगा, 2-3 कंटिन्यूअस साइकिल के बाद। आपने एआई करा दिया, आप तारीख मेंशन कर लो, वहां से 280 दिन कर लो। और 280 दिन करने के बाद, जोड़ने के बाद उसमें 10 दिन पहले और 10 दिन बाद उसको लाल से कोट कर दो डेट को, उसी बीच में बच्चा आएगा। तो थोड़ा सा उस समय ध्यान रखना है, ठीक है। और अब जब आपने गाभिन कराया नहीं कराया, अब इधर से दूध जब आपका चल रहा है, दूध दूध तो दे ही रही ना, वो जिस दिन से बच्चे दिए दूध तो दे ही रही है। उसका पीक यील्ड जो आता है ना 2-2.5 महीने के बाद आता है, जहां पर जाकर के वो परसिस्ट कर जाता है। आप शुरू में देखते होंगे कि हो सकता है कि पहला दिन 13 लीटर दी, फिर 13 लीटर 100 ग्राम दी, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, या कभी डीप किया फिर बढ़ रहा है। लेकिन 2-2.5 महीने के बाद एकदम स्थिर हो जाता है, हर दिन 10 लीटर तो 10 ही लीटर दूध देगी। और उसके बाद वो लगभग 2-3 महीने कंटिन्यू करती है, फिर उसका नीचे उतार शुरू होता है। एक क्वेश्चन आया कि गाय को सुखाएं कैसे? गाय को कभी भी जो ना एब्रप्टली नहीं सुखाना चाहिए, कि मतलब आज मेरी मर्जी होगी आज गाय सुखा देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। जब 45 दिन बचा रहे बच्चा देने का, 45 दिन, तब धीरे 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 सिलसिलेवार ढंग से, है ना, सिलसिलेवार ढंग से उसको दाना भी थोड़ा कम करना है और थोड़ा दूहना भी कम। वो जब आप दोनों चीज करते रहेंगे, धीरे धीरे 100 ग्राम कम कीजिए, 50 ग्राम कम कीजिए, धीरे धीरे करते जाएंगे तो वो अपने आप सूखते चली जाएगी। और इधर दाना कम भी करना है, लेकिन आपको याद रखना है, मतलब दूना कम है। और उधर याद रखना है कि 1.5 किलो प्रेगनेंसी राशन होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी राशन जैसे जीवन निर्वाह करने के लिए मैं बताया था ना कि 1.5 किलो चाहिए, वैसे प्रेगनेंसी राशन भी 1.5 किलो है। तो शुरू में 500 ग्राम से शुरू कीजिए और धीरे जब लास्ट जाते जाएंगे तो आपको 1.5 किलो तक पहुंच जाना है। जब अंतिम 15-20 दिन रहे तो 1.5 किलो पहुंच जाना है और उसको लास्ट तक देना है जब तक कि बच्चे ना दे दे। तो उसमें 2 फायदे होंगे, एक तो जो बच्चा का डेवलपमेंट होगा बहुत बढ़िया होगा, दूसरा गाय अपने आप को प्रिपेयर करेगी नेक्स्ट लैक्टेशन के लिए, मतलब दूध देने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगी, ठीक है। और दूध जब वो उसके बाद उसमें जो छोटी छोटी बीमारियों का जो मैं नाम लिया, वो सब बीमारियां उसमें नहीं आएगी। क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होता है तो फिर परेशानी कम जाती है। बीमारी भी तभी आती है ना जब हम कमजोर पड़ते हैं। बहुत सारी बीमारियां तो यदि हम स्वस्थ हैं ना तो यूं छू के निकल जाती है, लेकिन यदि हम कमजोर हैं तो छोटी मोटी बीमारियां भी हम पे हावी हो जाती है। और बिल्कुल आप इस तरह से उसको दूध को धीरे धीरे से सुखा सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं आती है। और फिर जब आपका वो साइकिल आएगा फिर इसी तरह से घूमेगा। और इधर बछड़े की जहां तक बात है, 6 महीने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसको दूध दूध किसी की जरूरत नहीं होती है, वो अपना नॉर्मल खाता पीता है, बढ़िया से रहेगा।
और यदि देसी नस्ल का है तब तो उसमें 1.5 से 2 साल या 2.5 साल भी लगता है कि वयस्क होने में। लेकिन वो यदि विदेशी नस्ल की है 1.5 साल में वो वयस्क हो जाती है और आपको 20-22 महीने के अंदर उसको एआई करा सकते हैं। पहले ये चलता था कि हम लोग उम्र के हिसाब से चलते थे, उम्र के हिसाब से चलते थे, लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, शरीर के भार के हिसाब से चलते हैं। यदि वो कोई 400 केजी की गाय है, यदि वो 300 केजी बॉडी वेट अटेंड कर ली है तो हम एआई करा सकते हैं। लेकिन ये कब होगा अटेंड करेगी, वो करीब आपको करेगी जा करके लगभग 2 साल के करीब, जब वो 18 महीने क्रॉस कर जाएगी उसके बाद ही करेगी। सर ये इंड होने वाला है। दूसरा लिंक भेजूंगा, अभी 4 मिनट है। तो अब आप अगले गाय को भी देखते हैं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि जो मेल होता है, मेल काप, उसको नहीं ज्यादा चाहते कि मेल काप नहीं हो। तो उसका एक उपाय है कि अभी भारत सरकार ने लॉन्च किया है सीमेन, जिसमें सिर्फ वो बछिया ही होती है। थोड़ा महंगी आती है, 500 रुपये के शायद वो एक हिस्सा आती है, या मार्केट में 1000 रुपये की होगी। तो आप उससे करा सकते हैं। 90% लोग क्लेम करते हैं कि बिल्कुल हम फिर से मतलब उससे कराएंगे तो आपको बछिया ही मिलेगा। तो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आपको मेल का तो अब तो ट्रैक्टर आने से बैल की भी जरूरत बहुत कम हो गई है। तो आप उसके लिए जा सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। ये इंड होने वाला है ना। नहीं, अभी है 3 मिनट। मैंने लिंक दे और दिया है। 1 सेकंड है भाई, मैंने अगले सेशन का लिंक डाल दिया है। मेरे ख्याल से अभी इसको एंड करते हैं। आप सभी बोला था वो गाय के हाइट के हिसाब से होता है, ठीक है ना। पीछे वाला देखेंगे कि जो इस टाइप का बना रहता है ना, ऐसा बना रहता है ना। पीछे वाला थोड़ा बड़ा रहता है और आगे वाला थोड़ा छोटा रहता है, ठीक है ना। जो खाने का साइड होता है, तो पीछे वाला साइड जो है ना 2 से 3 फीट तक जाता है, और ये वाला जो है ना आपको 1 से 1.5 फीट होता है, ठीक है। और आपकी गाय का क्या हाइट है, क्योंकि आप देखिए हॉल्स्टीन फ्रीजियन को अपनी देहाती गाय से कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कंपैरिजन कर सकते कि वो 600 से 700 किलो की होती है, उसकी हाइट भी होती है, और अपनी गैया थोड़ी छोटी होती है ना। तो जो छोटी होगी हम उसको वही वाला हाइट मेंटेन कर देंगे तो खा ही नहीं पाएगी। उस समय भी बोला था ना अकॉर्डिंग टू हाइट। और एक चीज आवास वाले में थोड़ा मेरा रह गया था, 2 तरह से रखते हैं, एक होता है हेड टू हेड, एक होता है टेल टू टेल। आप देखे होंगे बहुत सारे जहां जहां आप गौशाला में गए होंगे तो देखे होंगे कि दोनों गाय, मतलब दोनों साइड के गाय या जानवर सामने में दोनों का चेहरा है। और बहुत सारे में आप गए होंगे तो देखे होंगे कि पूंछ दोनों का सामने है और चेहरा दीवार के साइड में है। ऐसा आपने देखा होगा। तो थोड़ा आप लोग शांत हो जाएं, जिनको बोलना होगा तो ठीक है, मैसेज कर ही रहे हैं आप। तो ये क्यों होता है, तो वो एक तरीका होता है जो इसका तरीका क्या, एक हेड टू हेड और टेल टू टेल, दोनों की अपनी खामियां हैं, दोनों की अपनी खूबियां हैं। आप किसी को बुरा नहीं बोल सकते, किसी को अच्छा नहीं बोल सकते। आपको जो सूट करता है आप वो कर सकते हैं। मैं दोनों का फायदा बता देता हूं, वो आप देख लीजिए कि आपको किस तरह का करना है। हेड टू हेड का क्या है कि नाद दोनों का रहेगा, बीच में एक जाने का पैसेज रहेगा। उसमें फायदा क्या होता है हमको, एक बार उधर से आए, दोनों साइड खाने देने में हमको आसानी होती है, बहुत आसानी होगा ना। एक इधर भी दे दिया, एक इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, इधर भी दे दिया, पूरा दिखने में भी बहुत सुंदर रहता है। किसी का आप चेहरा देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है ना, पीछे से देखेंगे उतना अच्छा थोड़ी दिखता है। तो दिखने में बहुत सुंदर है और लेबर कम लगता है इसमें। क्यों? क्योंकि हम एक बार में लिए, दोनों साइड खाना दे दिए, ये इसकी खासियत है। अब टेल टू टेल, जिसका पूंछ पूंछ रहता है, उसकी क्या खासियत है,
तो एक चीज समझ जाइए कि जानवर में जो रोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा बैक क्वार्टर में ही होता है। मतलब शरीर का पूरा ऐसा है, तो शरीर का हिस्सा आप देख लीजिए, जो पीछे वाला हिस्सा है इसमें ज्यादा आपको दिखेंगे। मतलब क्या उसको बोलते हैं, जो रोग ज्यादा होंगे, चाहे वो थन का हो, चाहे वो बच्चा पैदा होने का हो, जेर का हो, सारा चीज आपको एआई करना हो, सब तो पीछे ही करेंगे ना, आगे तो करते नहीं है। खुरा चपका सब रोग आता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, रोग जो आते हैं पीछे आते हैं। दूध भी जो निकाला जाता है पीछे से निकाला जाता है। तो एक मैनेजर के लिए वो एक बार जब खड़ा होता है, जब पीछे का दिखता है, उसको समझ में आ जाता है कि किस गाय में परेशानी है या नहीं है। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टेल टू टेल इज मोर बेनिफिशियल। दूसरा, गोबर कलेक्शन भी बहुत इजी वे में हो जाता है, क्योंकि गोबर तो पीछे ही होगा। दोनों का उसका जो गटर होता है, इस तरह का मैं बताया ही था कि तिरछा होता है, तो इधर का खींच करके इधर, इसका खींच करके इधर, और बीच में फावड़ा लगाया, एक बार में खींच के बाहर। सफाई करने में बहुत आसानी। जो दूध निकालने वाला बंदा है वो भी इधर से भी निकालते जा रहा है, इधर से दनादन पूरा निकालते हुए चला जाएगा। दो लोग जो है तुरंत कर लेते हैं, पता चल जाता है। मिल्क रिकॉर्डिंग में भी आसानी जाती है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको हेड टू हेड में जाना है या टेल टू टेल में जाना है। लेकिन ये दो तरीके हैं कैटल शेड बनाने के, वो आपको मालूम होना चाहिए। अब सारे लोग आ गए हैं सर? हाँ हाँ हाँ, आप ठीक शुरू है, करो। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। जी जी। हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। तो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितनी भी बात कर रहा था, गाय पे ही चल रहा था। अब गाय को आपने सुखा दिया और ये भी बड़ा हो रहा है, तो आपका जैसे बच्चा आपका 18 महीने से 2 साल के करीब हो, तो ये मैं विदेशी नस्ल की बात कर रहा हूँ या संकर नस्ल की, बॉडी वेट जो अपना 2/3 से ज्यादा अटेंड कर लेता है, तो आप उसको एआई के लिए जा सकते हैं और एआई आप उसको कराइए। एक चीज हमेशा याद रखिए कि यदि गाय आपकी छोटी है, गाय यदि आपकी छोटी है, तो बहुत बड़े नस्ल वाले एआई मत कराइए। मतलब आपकी एकदम गाय है मुश्किल से 150-200 केजी वाली, 200-250 केजी वाली है, तो आप प्योर एचएफ वाला मत कराइए। डिस्टोपिया होना ही होना है। क्यों? बच्चा ओवर साइज होगा, जो नॉर्मल होना है थोड़ा बड़ा होगा, उसको निकलने में परेशानी आएगी, डिस्टोपिया होगा ही होगा, है ना। और किसी ने अभी एक प्रश्न लिखा था कि जो बच्चा पैदा होता है वो कितने किलो का होता है। बच्चा अपने नस्ल के हिसाब से ही पैदा होता है। यदि आप देसी का देखेंगे, जो अपने गांव घर में है, तो वो 15 किलो 18 किलो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन वही जब आप संकर नस्ल में चले जाएंगे तो 20 से 25 किलो हो जाता है। और एचएफ का जो ओरिजिनल जो 700 केजी वाले हैं, उसमें 30-32 किलो तक के बच्चे आते हैं। तो बच्चा, इसलिए नस्ल का चुनाव बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पशु पाल रहे हैं, पहले पशु पालन बोलते थे, अब पशु, आप मैक्सिमम जगह देखते हैं वो पशुधन बोलने लग गए हैं। इंग्लिश में उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कुछ तो कारण होगा ना। लाइव स्टॉक मतलब, और हिंदी में पशुधन, मतलब हम उससे कभी भी धन कमा सकते हैं। आज बेचे गाय आपकी दूध दे रही है, दूध बेचे पैसा मिल गया। बकरी आपके पास है, बकरी बेच दी है, आपको 4-5 हजार की जरूरत है, आपको मिल जाएगा। किसी को भी आप देख लीजिए, इसलिए उसका नाम पशुधन है। जब आप पशु पाल रहे हैं तो आपको हमेशा, यदि एक होता है ना, बिहार और यूपी में क्या है ना कि पूछते हम लोग ज्यादा, पूछते हम लोग ज्यादा। मतलब वो दूध दे रही है नहीं दे रही है, फिर भी चल रहा है, 1-2 गाय पल रही है, कोई बात नहीं, उसके गोबर से ही हम लोग काम कर लेते हैं। गाय हमारी माता है, पे हम लोग चलते हैं। लेकिन यही जब आप खास करके मुस्लिम कंट्रीज में चले जाएंगे, इसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ, इसको अदरवाइज ना लेंगे। मुस्लिम कंट्रीज में चले जाएंगे, वहां उनको गाय से जब तक दूध मिल रहा है तब तक उनका ठीक है, नहीं तो फिर वो भेज दी गई जाती है कटने के लिए, उनको कोई लेना देना नहीं है। और आजकल फीड जो ये बोलते हैं, जो आजकल लोग कमर्शियली जो फीड फीड दे रहे हैं, तो आपको मालूम होगा जो पालते हैं, हमारे पास मैक्सिमम किस चीज का चारा होता है, जो सूखा चारा होता है, चाहे वो गेहूं का हो, चाहे वो
धान वाला, हम लोग मैक्सिमम वही खिलाते हैं। आप उसको उपचारित भी करते हैं, यूरिया से उपचारित करते हैं ना, किसी किसी को तो कोई कोई तो पक्का करता होगा इसमें से। उसको उपचारित इसलिए करते हैं कि उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशियस हो जाए, खाने में थोड़ा अच्छा लगे, तो वो खाते हैं। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं, तो मैं बता दूं, 100 किलो यदि हम खिला रहे हैं जानवर को, 100 किलो यदि हमने खाना दाना सानी लगाया है, उसमें जो कहते हैं ना अनुशंसित मात्रा मात्र 1 से 1.5 किलो, मैक्सिमम 2 किलो यूरिया आप दे सकते हैं। उससे ज्यादा आप दे रहे हैं तो समझिए कि आप अपने जानवर को एक जहर देना शुरू कर दिए हैं। उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए। लेकिन अब यूरिया का क्या क्या फायदा है वो बता रहा हूं, नुकसान भी बताता हूं साथ में। यूरिया का ये फायदा है कि यदि आपने थोड़ा सा ज्यादा यूरिया दिया, दूध अचानक अगले दिन ज्यादा हो जाएगा। क्यों? वो एनर्जी बहुत ज्यादा दे देता है। करीब मतलब जब उसका पूरा रिएक्शन बनता है ना, रिएक्शन चलता है, तो आप समझिए कि लगभग 80 टाइम्स वो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और इसलिए अगले ही दिन से दूध ज्यादा बढ़ जाएगा गाय का। इसलिए जो फीड देखते हो मार्केट में, मतलब आज खिलाया कल दूध दन से दे दिया, समझ जाइए उसमें यूरिया ज्यादा है। आप कभी भी किसी का भी जांच करा के देख सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा परेशानी जाती है। तो थोड़ा सा उस समय ध्यान देने की जरूरत है। और कोई कोई कंपनी होता है कि जो भी अपना लिखती है उसके हिसाब से आप यदि ज्यादा मात्रा में यूरिया खिलाएंगे, वो टॉक्सिसिटी भी डेवलप करता है। इसलिए यूरिया अनुशंसित मात्रा में करें। वो हम लोग उपचारित भी करते हैं, खिलाते भी हैं कम मात्रा में, बहुत अच्छा चीज है। जहर यदि राइट क्वांटिटी में दे तो हमारे लिए वो बहुत अच्छा चीज करता है। बहुत मतलब बहुत सारा इलाज भी करता है। जैसे सांप हमको काटता है, एंटीवेनम ही तो डालते हैं, जहरी तो हम फिर उसको डाला जाता है आपको बचाने के लिए। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में दे दें तो सही में पॉइजनस हो जाएगा। और अमृत जितना हमको देना चाहिए, यदि बहुत ज्यादा पिला भी दें, जैसे दूध बहुत ज्यादा पिला देंगे बच्चे को तो काफी स्कोर हो जाएगा। आप देखते होंगे पूरा दस्त होना शुरू हो जाता है, सफेद दस्त सब होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी चीज अनुशंसित मात्रा में खिलाएं, आपको सही रहेगा। इसलिए यदि आप ज्यादा यूरिया खिलाएंगे, अभी आप देखते होंगे, किसी को मालूम है कि एक गाय की अनुमानित उम्र क्या हो सकती है मैक्सिमम? जैसे एक एवरेज उम्र बोलते हैं ना कि 60 से 65 साल है, 67 साल है मनुष्य का। कोई बताइए कितना साल हो सकता है गाय का, किसी के नॉलेज में हो तो? 20 से 25 साल। किसी को नहीं मालूम? 20 से 20 से 25। आपका शुभ नाम? सुचित्र कौशिक। सुचित्र, कहां से बोल रहे हैं सुचित्र जी? सर मैं यूपी हापुड़ से बात कर रहा हूँ। अच्छा, 25 साल जो आप बता रहे हैं ना, थोड़ा ज्यादा है। कोई कोई जाति है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती, कोई कोई जाती है। लेकिन एवरेज बोलेंगे ना तो 15 से 20 साल ही है। किसी ने लिखा भी 15 से 20 साल है। कोई कोई, हम एक्सेप्शन को नहीं लेंगे। 50 साल तो बिल्कुल नहीं होगा, 20 साल बहुत है। और हम यदि इसको देखें कि 1 से 1.25 साल यदि एक बच्चा देती है, ठीक है ना, आप ऑलरेडी शुरू का 2-2.5 साल तो निकल जाता है उसको व्यस्त होने में। और आप उसके बाद उसका जोड़ेंगे ना, मतलब 1.5 साल में एक बच्चे, इस तरह से, तो करीब 7-8 बच्चे तो मिनिमम उनको देना चाहिए, मिनिमम उनके लाइफ स्पैन में। और जो बच्चा पहला बार जो एक जो बच्चियां होती है, जब पहली बार बच्चा देती है, तो उसका जो पीक यील्ड है ना, मान लीजिए कि उसकी कैपेसिटी है पूरे लैक्टेशन में 2000 लीटर दूध देने की, तो वहां तक नहीं पहुंच पाती, वो 1600-1700 लीटर तक जाती है। सेकेंड में वो 1800-1900 पहुंचती है। वो तीसरे में अपना पीक यील्ड पहुंचती है 2000। ठीक है। और यदि वो अच्छा नस्ल का है, आपने अच्छा रख रखाव किया है, तो चौथे में और ऊपर जा सकती है, 2150-2100 वो जा सकती है, 2000 क्रॉस कर सकती है। फिर 5वें में मेंटेन ही रहेगा, फिर 5वें के बाद उसका डिक्लाइन शुरू होता है। लेकिन यदि हम ज्यादा वो एनर्जी वाला डाइट खिला दें, यूरिया वाला खिला दें, या
हम अपन कुछ भी मतलब अलग ढंग से उसको खिलाएं, तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम गाय जो है ना 3 से 4 ब्यात तक लोग रखते हैं, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। क्यों? उनको लगता है कि अब ये गाय चलेगी नहीं, उसका दूध कमना शुरू हो जाता है। कोई कुछ लिख रहा है। नहीं, वो सुचित्रा जी प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन प्रश्न तो मैं लिख रहा हूँ, अंत में ले लेंगे, ऐसे चेन ऑफ थॉट टूट जाता है ना आपका। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं मतलब सुचित्रा जी, मैं किसी को वो गलत और सही नहीं बोल रहा। रेगुलर कोई भी चीज खिलाना गलत है। कभी आप 1-2 दिन खिला दिए, गलती से खिला दिए, और आप किसी को एक है ना कि हमको लगातार दूध लेना है, तो लोग लेते हैं, कमर्शियली कर रहे हैं लोग, कमर्शियली कर रहे हैं, मैं उसके लिए नहीं, लेकिन वो 3-4 ब्याज तक ही लेंगे, उसके बाद उसको गाय को निकालना पड़ता है। क्यों? उसका शरीर का आप स्थिति देखेंगे, वो आगे सस्टेन ही नहीं करती। पहले आप देखते होंगे, यदि आपके घर में गाय वो रही होंगी, एक्सेप्शनल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 90% वो पहले 6-7 बच्चे देती थी। बहुत लोग तो मतलब बच्चे से जो अपने गाय को देखते रहते थे, वो बूढ़ी हो गई है लेकिन बच्चे देते रहती थी। लेकिन अभी वो बात नहीं रह गई। क्यों नहीं रह गई? हम जो भी उसको फॉडर खिला रहे हैं, फॉरेज खिला रहे हैं, सब में तो हम यूरिया से ही तो पैदा कर रहे हैं। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आप हमको फीड में यूरिया डाल रहे हैं। नो, आप उसको जो भी चीज खिला रहे हैं, खेत से उठा के ला रहे हैं, सब में तो यूरिया डाल रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो हमारा धान है, गेहूं है, उसमें यूरिया नहीं है, सब में तो यूरिया यूरिया है। तो इसलिए पहले की बात अलग थी, अभी हम लोग इतना ज्यादा खाद यूज कर रहे हैं ना। अभी क्यों भारत सरकार या कोई भी सरकार वापस जा रही है उस पे, ग्रीन मैन्योरिंग पे क्यों जा रही है? हमारे में रेसिडुअल इतना ज्यादा आ रहा है, इसलिए तो लीवर कैंसर, तो किडनी प्रॉब्लम, हार्ट अटैक सब क्यों आ रहा है लोगों में? जानवर आपको बताता नहीं। हम लोग आपस में बात कर लेते हैं, हम लोग जांच करा लेते हैं। गाय का कितना आपने आज तक कौन सा जांच कराया होगा? गोबर, ज्यादा से ज्यादा गोबर जांच कराया होगा और गर्भ जांच कराया होगा। उसके अलावा तो कुछ जांच होती नहीं जल्दी। जब कुछ परेशानी आती है तो फिर हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कराते हैं। गला में कुछ है तो उसको गलघोटू सोच करके उसका ट्रीटमेंट कराते हैं। फूला चपका होता है तो उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट है कि भैया उसको कीचड़ में डाल दो तो उसका पैर में अब मक्खी की नहीं लगेगा, 10 दिन में ऐसे ही ठीक हो जाएगा। मुंह में कुछ उसको शहद वहद डाल दिए तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। छोटा छोटा लैमनेस है, लैमनेस में हम उसका सोर्स कॉज है उसको दूर करेंगे, ठीक हो जाएगा। और उसको आप या तो केमोनोफोर से जो साफ कर दो, या कॉपर सल्फेट से साफ कर दो, या जिंक सल्फेट से साफ कर दो। इसलिए अभी भी वेटनरी साइंस में दवाएं ज्यादा नहीं चलती। 4-5 दवाएं हैं, मैक्सल, कॉपर सल्फेट, मतलब कुछ ऐसी दवाएं हैं जो हमेशा चलती आई हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो बहुत लंबे समय से चल रहे हैं, यदि सेफ्ट्राइजोन, कुछ जो है आजकल जो 4th जनरेशन 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है वो सब चल रहा है। जैसे आपको सर्रा आया, बेरेनिल लगा दिए, तो वो सब आपका सब दिन से वही दवाई चलते आ रही है। तो दवाई पे ज्यादा जोर देने से ज्यादा अच्छा है, या रोग पे ज्यादा जोर देने से कॉजेटिव एजेंट को दूर करना। हम उसको कितना दूर कर सकते हैं उस पे ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। लेकिन हमारा फोकस किस पे होता है? हमारा फोकस होता है कि इसमें रोग कैसे आएगा, उसको क्या करेंगे। अभी सरकार, आप लोग देख रहे होंगे कि टीकाकरण लगातार हो रहा है। कुछ ऐसे चीज है जो इजी वे में दूर किए जा सकते हैं। HSBQ, HSBQ का फुल फॉर्म है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया और ब्लैक क्वार्टर, गलघोटू और लंगड़ी बुखार। आप गलघोटू और लंगड़ी बुखार का ट्रीटमेंट कराने जाएंगे, बहुत पैसा खर्च होगा। आपके पास वेटनरियन आता है या टीकाकर्मी आता है, वो आपको टीका लगवाने के लिए बोलता है, आप टीका लगवा लो, आपको रोग आएगा ही नहीं। दूसरा FMD का आता है। FMD के लिए भी आपको जो खुरा चपका बोलते हैं, उसमें जानवर ज्यादा मरता नहीं, लेकिन आपका इकोनॉमिक लॉस होता है। आप उसको टीका लगाने आता है, आप टीका लगवा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब, आपको दिक्कत तो है ही नहीं, आप उसको कर लें, कोई परेशानी नहीं जाएगी। ये 3 का। और अभी पिछले साल आया था लंपी स्किन डिजीज। लंपी स्किन डिजीज जैसे हम लोग में भी कोरोना आया था, तो नेचर क्या है ना, बैलेंस करती है हर चीज को। मनुष्य को परेशान कर दी तो पशुओं को भी तो कुछ परेशान करेगी, इसलिए लंपी स्किन आया। लंपी स्किन आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या है नहीं है, तो उसका भी टीका चालू हुआ। उसका सब में टीका लगाया गया, गोट पॉक्स सब में लगाया गया।
लेकिन उस समय क्या हुआ, बड़े बड़े गायों में लग गया तो सब चीज बच गए, छोटे बच्चों में नहीं लगा, उसमें आ गया लंपी। तो उसका सिंपल सा है, हड़बड़ाना नहीं। पहला चीज तो एक चीज समझ जाइए, कोई भी रोग आए ना, हड़बड़ाइए नहीं। किसान जो मतलब सही ढंग से जो काम करते हैं ना, उनको मालूम है कि एक टाइम होता है, वो सबसाइड करता है 10 दिन में। कोई भी वायरल डिजीज यदि है तो वो एक साथ फैलेगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा। यदि बहुत ज्यादा हो रहा है, सबको हो रहा है, तो समझिए कि वो वायरल है, और यदि इक्का दुक्का में हो रहा है तो समझिए वो बैक्टीरियल है, और एक ही में हो रहा है तो समझिए कि वो कीड़े वाली बीमारी है। बात समझ में आएगी? एकदम कॉमन सेंस लगाना है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पता चला कि राम का भी हो गया, मोहन का भी हो गया, या इमरान का भी हो गया, सबके गाय को परेशानी है, तो समझिए वायरल हो गया। और आप ही के पास 10 गाय है, उसमें खाली हुआ है तो समझिए बैक्टीरियल है। और एक दो को हुआ है, तो ये मैं एक थंब रूल बता रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि हमको कितना परेशान होना है और कितना परेशान नहीं है। और एक ही गाय में तो समझिए कि ये कीड़े मकोड़े वाली बीमारी है, परजीवी नाशक वाला सब परेशानी है ज्यादा, या उसको कुछ मिनरल्स विटामिन की कमी हो गई है, इसलिए इतना परेशान वो गाय, अमुक गाय परेशान है। वायरल का जब भी चलता है ना, तो वायरल ऐसा चलता है, शुरू बहुत धीरे से होगा, फिर अचानक बहुत ऊपर तक जाएगा, फिर धीरे से वैसे ही उतरेगा। यही चीज आप देखेंगे, बैक्टीरियल ऐसे चलेगा, मतलब सब में चलते जाएगा, धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, है ना। और ये जो परजीवी वाला, ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक कि आप इंटरवेंशन खुद न कर दो। वो आपको परजीवी नाम ही है, परजीवी तो नाम ही है ना उसका, वो धीरे धीरे खून चूसते रहता है, अपना काम करते रहता है। लंपी वाले में घरेलू इलाज बेस्ट है। यदि आपको टीका लग गया था तो कोई दिक्कत ही नहीं आपके जानवर में, और यदि नहीं लगा, जब हो जाए सिंपली नीम उबालिए, बहुत सारा नीम उबालिए, बहुत सारा, जब वो आधा पानी हो जाता है ना, उससे बढ़िया से उसको जहां जहां घाव सब है उस सबको लगाइए, उसको की धोइए कई बार, वो धीरे धीरे 1 हफ्ता में सबसाइड कर जाता है। मौत बहुत कम हुई है, मतलब 100 जानवर में हुआ तो 2% से ज्यादा मौत नहीं हुई। लेकिन होता है ना कि अचानक एकदम वो जो कष्ट था, क्योंकि फफोले होके फूट रहे थे, थोड़ा लोग डर गए, और जहां हम डरे तब परेशानी शुरू हो जाती, क्योंकि हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। तो जानवर बेचारा तो वो आपके रहमो करम पे है, तो वो उसके और दुर्गति हो जाती है। छोटा छोटा चीज है, आपको इस चीज का बस इतना ही सा समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज नीम हकीम खतरे जान। आपको लगता है कि आपके गाय में परेशानी है, आप सबसे बड़ा क्या है ना कि पहला काम हम क्या करते हैं कि सीधे ट्रीटमेंट में लग जाते हैं। आपको यदि लग रहा है गाय में ज्यादा परेशानी है, नजदीकी पशु चिकित्सालय जाइए, वहां अपना पूरा ट्रीटमेंट वो बताइए, साइन सिम्टम्स बताइए कि ये परेशानी है। आपको मैक्सिमम दवा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, या 1-2 रुपये में मिलती है, आप वो दवा जाके लगाएंगे, वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे पहला कुछ दूध की परेशानी आई, जो हमारा झोला छाप है उसको हम बुलाते हैं सबसे पहला। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट झोला छाप का होता है। ये आप मतलब सैड सैड बात, मतलब एकदम सैडली है, लेकिन सबको एक्सेप्ट करना चाहिए, और करते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि उनको वो इजिली अवेलेबल है। आपके पास वेटनरी डॉक्टर इजिली अवेलेबल नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात, लेकिन आपके पास नजदीकी जो भी पशु चिकित्सालय है, सुई आप लगवाइए उसी से, लेकिन आप जो सही दवा होता है ना, वो डॉक्टर से आप पूछ लीजिए। कम से कम आपके पास नंबर होना चाहिए, और फोन नंबर करके आप उसका सही दवा पूछ लीजिए। मैं एक चीज बता रहा हूँ, परजीवी नाशक के लिए ये आइवरमेक्टिन बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है, ठीक है ना। लेकिन उसका डोज भी तो जानना जरूरी है ना। वो 50 किलो पर, एक 50 किलो शरीर का जो भार होता है उस पर 1 ml लगता है, ठीक है। यदि 300 की गाय है तो कितना लगेगा, 6 ml लगेगा। लेकिन बहुतों को ये मालूम नहीं है, कभी ओवरडोज लग जाता है, कभी अंडर डोज लग जाता है। दोनों हानिकारक है हमारे लिए, क्योंकि नुकसान किसका होना है, किसान का होना है।
तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। आप इंजेक्शन उनसे लगवा लीजिए कि भैया डॉक्टर साहब बोले हैं आपको 6 ml लगाना, आप 6 ml लगाइए, अपना पैसा लीजिए। उसमें कहीं परेशानी नहीं है। परेशानी कब आता है? जब आप इसको दवा लगा दीजिए, ट्रीटमेंट हुआ, चला गया। और आप जब भी आप कभी भी ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसका जो भी दवा आपको जानवर को लगा के जाते हैं, कोई भी बंदा हो, मैं ही क्यों ना हो, कोई भी हो, तो आप उसका फोटो तो जरूर खींच के रखें दवा की, ताकि अगला डॉक्टर यदि आप जब बुलाएं तो उनको ये मालूम हो कि इसमें ये दवा पड़ चुकी है, तो उसकी अब सेम दवा की जरूरत है या नहीं है, उससे वो समझ पाएगा। यदि पता चला कि एक ही डोज लगने, जैसे आइवरमेक्टिन एक बार लगने के बाद दोबारा 7 दिन के बाद लगाते हैं बूस्टर, तो मान लीजिए कि यदि, और उसके बाद फिर 6 महीना पे लगाएंगे या 3 महीना पे लगाएंगे, और मान लीजिए कि आप ऑलरेडी उसको आइवरमेक्टिन लग चुकी है और यदि दोबारा नेक्स्ट डे बुलाए, यदि नहीं ठीक हुआ और फिर उसने लगा दिया, तब तो टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, फिर तो वो जानवर बचेगा ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा हमको भी जागरूक होना है। कुछ चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे जानवर में शरीर का तापमान कितना होता है, ये जानना जरूरी है। जैसे ह्यूमन का सब कोई जानते होंगे, आदमी का क्या है 98.4 सब जानते हैं, ये हम लोग किताब में पढ़ते हैं, लेकिन आप कभी भी नाप के देखिएगा सबका 97-98 ऐसे ही रहता है। 98.4 से जैसे ऊपर 99 गया तो वो बुखार के कैटेगरी में आ जाता है। उसी तरह से जानवर में, ये पशु में यदि सेल्सियस में करें तो 38.5 है। आप हाथ नीचे कर सकते हैं सुचित्र जी, आपका माइक कौन है? तो आप उसका 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यदि फ़ारेनहाइट में करेंगे तो वही 101 डिग्री पॉइंट जो भी है आगे पीछे 0.5 ये फ़ारेनहाइट में है। 103 ये सब जब आगे जाता है तो आप समझिए कि फीवर है। 102 103 इस टाइप का जाए तो समझिए कि फीवर है जानवर को। तो कम से कम बुखार नापने आपको आना चाहिए। बुखार नापने का सबसे आसान तरीका है 2-3। एक तो हम कान पकड़ते हैं तो गर्म बुझाता है, गर्म है या नहीं है वो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन यदि आप थर्मामीटर से करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप एक्यूरेट बता पाएंगे डॉक्टर को। तो जैसे एक अढ़ाइया बुखार होता है जो 2.5 दिन चलता है, वो एफिमेरल फीवर बोलते हैं इंग्लिश में, और वो 3 दिन के बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है। उसमें बहुत हाई फीवर होता है, 106 107 चला जाता है। तो बहुत सारा बॉडी मतलब टेम्परेचर ही बता देता है ना कि जानवर को कौन सा रोग हुआ है। तो आपको टेम्परेचर नापने के लिए आना चाहिए, थर्मामीटर लीजिए बढ़िया से। और यदि आजकल तो डिजिटल भी आ गया है, और यह वो जो पहले पैरा वाला चलता था वो भी ठीक है। बढ़िया से एकदम पूंछ हटाइए, और याद रखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, पेशाब वाले रास्ते में डाल देते हैं। पेशाब वाले रास्ते में नहीं डालना, गोबर वाले रास्ते में डालना है। गोबर वाले रास्ते में आप डालिए। और किस तरह से डालना है, यदि आपके पास लुब्रिकेंट कोई चीज है तो ठीक है आगे में लगाएं, और नहीं है तो जो गोबर होगा वहां पे उसी में थोड़ा सा लगा के फिर रोटेटरी करते हुए, मतलब थोड़ा सा ऐसा 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 करते हुए आराम से डालना है, और अंदर ले जा करके थोड़ा उसके स्किन में टच करें अंदर, थोड़ा देर के मतलब उसको रखना है, और 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट तक आप रखिए। और उसके बाद जब आप बाहर करके देखिए। शशि जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? अनम्यूट कर लीजिए अपने बोलिए, को। इसको माइक ऑन करके बोलिए, क्या बोल रहे? माइक ऑन करके बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए अपने को। अनम्यूट तो कीजिए। शशि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए खुद को। सर मेरा कहना है कि वो जेर जो फंसता है उसके लिए क्या किया जाए? अरे भाई आएंगे, अभी मेरे को लगा इससे आपको ये वाला जो बता रहा था इसमें परेशानी नहीं थी ना, आप लिख दीजिए। नहीं सर, मैं सब नहीं सर। ठीक। क्वेश्चन आप मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप थोड़ा बहुत अपने जानवर को जान पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी सर। क्योंकि देखिए मैं शुरू में ही बताया कि आपसे ज्यादा वैज्ञानिक, बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है।
आप अपना कैसे फायदा लेने जानते हैं, आपको मालूम है। जेर गिराने का एक्सप्लेंसेंटा बहुत सारी दवा आती है, ठीक है ना। बस एक ही चीज करना है कि उसको जोर से पकड़ के खींचना नहीं है, और मैक्सिमम 12 घंटे तक इंतजार कर सकते हैं। यदि उससे ज्यादा आपका फंसा रहा तो बहुत एक्सपेल, बहुत तरह का वो आपको दवा मिलता है बाजार में, आप उसको खिला दीजिए, वेटनरियन को बुलाइए, वो आपको निकाल देगा। जेर फंसे और जब जेर निकले तो उसको कहीं दूर जगह जाकर के गाड़ दीजिएगा। उसको यदि खा लेती है गाय तो इतना हाईली वो न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉटिलेडन ये सब जो रहता है, क्योंकि वो बच्चे को इतना 9 महीने तक नॉरिश्ड किया है, तो वो खा लेने के बाद एक तरह से समझिए कि बहुत ज्यादा प्रोटीन और ये सब उसके चलने जाता है, दूध कम जाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जेर जैसे गिरे उसको उठा करके कहीं गड्ढे में दबा देना चाहिए, वो इंजेस्ट नहीं करना चाहिए गाय को, ठीक है। एक टेम्परेचर लेने आना चाहिए। सबसे पहला चीज तो एकदम उसका टेम्परेचर लेने के लिए जान जाइए। जब आपको टेम्परेचर मालूम हो गया तो आप देखिए कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। स्वेलिंग जैसे गर्दन में स्वेलिंग है तो आप गटू से कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर को बताना है, खुद से इलाज नहीं करना। कभी कभी आप देखेंगे कि एडिमा भी होता है, तो जो दो आगे वाला जो पैर होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसमें सूजन रहेगा। अडर एडिमा में जो उसका थन है उसमें पूरा पानी पानी भरा भरा लगेगा। आप देखेंगे कि कभी थन में पॉक्स टाइप का बना रहेगा, वो दाना 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 पूरा रेडिश टाइप का हो जाएगा, उसको छूने से पूरा दर्द करेगा। वो आपको पॉक्स दिखेगा, लेकिन वो पॉक्स नहीं होता है, वो मिल्कस नोडुल बोलते हैं उसको। वो आप देखेंगे कि जो दूध निकालने वाला बंदा है उसके हाथ को पहले चेक कीजिए। यदि उसके हाथ में परेशानी है तो इसको नॉर्मल आप एंटीबायोटिक या मलहम से सही कर लेंगे, लेकिन उस आदमी को कुछ दिन के लिए बोलिए भैया आप दूध मत निकालो, कोई और निकाले, क्योंकि वो ज्यादातर ट्रांसफर होता है एक गाय से दूसरे गाय। यदि उस टाइप का हो गया है तो उस समय रोक दें। छोटी छोटी बातें हैं, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। और बताने का क्या है मैं बताना चाहूंगा, होते रहेगी बात, लंबा चलेगी। लेकिन अब सर मैं सभी क्वेश्चन एक बार टाइप कर देता हूं इस पे, एक एक आदमी का। आप जवाब दे दिए हैं तो आगे चलेंगे, नहीं जवाब दिए हैं तो जवाब दे देंगे। तो पहले मैं मनीष जी का 2-3 क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से आप जवाब दे दिए हैं, उसको मैं यहाँ डाल देता हूँ चैट विंडो में। पुराना सब कहानी छोड़ दीजिएगा, जो मैं भी लिख रहा हूँ उसी को डालिएगा। सबका क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। तो मनीष जी का ये 2 क्वेश्चन था, आप दिखना तो चाहिए सर। क्या बोले सर आप? मैं चैट विंडो खोज रहा हूँ, मेरे को, मैं इसमें थोड़ा सा नया। अच्छा, तो आप बोल दिए, मैं टाइप कर दूंगा। नहीं टाइप करने की जरूरत नहीं सर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि है कहाँ पे, दिख रहा कहाँ। तो चैट चैट विंडो विंडो तो किधर से आएगा, किस पे क्लिक करने से? वो तो कोई नया बंदा बताएगा इस फोन में कहाँ अच्छा आता ठीक है। है सर, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं देख लिया सर, देख थ्री लिया, आ गया। थ्री डॉट में इन कॉल मैसेज में ओके थ्री डॉट। ओके 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 डन, ओके डन डन डन, आई गॉट इट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। ये श्रेय कुमारी जो पैदा होती है उसका वेट मैं अभी बताया, अकॉर्डिंग टू ब्रीड, नस्ल, छोटी नस्ल की गाय होगी तो बच्चा 12 किलो से 15 किलो कितना का भी हो सकता है। यदि मीडियम वेट वाली है तो उसका ऊपर 20 से 22 भी जा सकता है, और जो मतलब हैवी वेट वाली होती है उसका 30 किलो तक भी जाता है। बफलो और कॉव के मिल्क में क्या अंतर है? 2 मेजर अंतर है। एक तो कलर, आपका भैंस का दूध का वो सफेद होता है, और मैं ये ऑलरेडी बता चुका था, फिर से बता रहा हूँ। और गाय का हल्का पीलापन लिए हुए होता है। और भैंस के क्यों होता है? बीटा कैरोटीन के कारण होता है। और ये फैट जो होता है, वसा जिसको हिंदी में बोलते हैं, और एसएनएफ सॉलिड नॉट फैट, ये दोनों भैंस वाले में ज्यादा पाया जाता है, गाय में कम पाया जाता है। इसलिए जब आप दूध बेचने जाते हैं कहीं पे मिल्क पार्लर में या कहीं पे सोसाइटी में, तो आपको भैंस का ज्यादा पैसा मिलता होगा, भैंस के दूध का, गाय का कम मिलता होगा। दूसरा, गाय में भी यदि आप जर्सी और उसका जाते होंगे और देसी का लेके जाएंगे तो देसी वाले में आपको ज्यादा मिलेगा,
उसमें कम मिलेगा। क्यों? उसमें फैट कम होता है और देसी वाले में थोड़ा सा फैट ज्यादा होता है, इसलिए गाढ़ा होता है। ठीक है, आगे। सर आपने बताया कि मिक्सिंग फीड का 2 सूखा चारा और रेस्ट ग्रीन पाउडर एंड रेस्ट, इसमें क्लियर कर दीजिए एवरेज भूसा कितना देना चाहिए और ग्रीन फीड कितना। मैंने बहुत सही ढंग से बताया था मनीष जी, शायद आप उस समय ध्यान नहीं दिए कि यदि 100 किलो है तो 67 किलो आपका सूखा चारा। सूखा चारा में कुछ नहीं होता है, न टीडीएन न डीसीपी, कुछ नहीं होता, न क्रूड प्रोटीन होता है, ना उसमें कुछ होता है। वो सिर्फ मन और पेट भरने के लिए होता है, अघाने के लिए। बिहारी टर्म में बोल रहा हूँ, अघाने के लिए होता है। ठीक है। अब रहा चारा, हरा चारा और वो दाना। अब जो 33 किलो बचा है उसमें से 22 किलो आपको देना है, कौन सा? 22 किलो देना है हरा चारा, और 11 किलो में 1 किलो नमक, 1 किलो मिनरल मिक्सचर, 9 किलो आपको एग्जैक्ट दाना देना है। 9 किलो आपको दाना यदि आप खरीद के लाते हैं बाजार से तब तो वेल एंड गुड, यदि नहीं लाते हैं तो आपको तो बनाना बहुत आसान है। उसका 3 किलो आप उसको अनाज, मक्का, गेहूं, जौ, जिससे भी आपको रिप्लेस करना है कर दीजिए। 3 किलो उसमें दलहन, मतलब आप चना का डालिए, मसूर का डालिए, अरहर का, जो आपको डालना है डाल सकते हैं। तीसरा है तिलहन। तिलहन में हम लोग 3 ही 4 चीज जानते हैं। अलसी जानते हैं, अलसी या हम लोग बिहार में तीसी बोलते हैं उसको। उसके अलावा सरसों है, और क्या है, मूंगफली है। ठीक है, इस टाइप से। मनीष जी अब हो गया ये क्लियर? कौ कितना साल, प्लीज बंद करें जिनका आवाज आ रहा है, आवाज आ रही है जिनका, प्लीज बंद करें। विक्रम जी, कौ कितना साल जिंदा रह सकती है उसकी बात हो चुकी है। मैक्सिमम तो कितना जा सकती है वो बात नहीं है, लेकिन एवरेज उसका 17 से 20 साल कहते हैं, 15 से 20 साल आप उसको अमूमन रखिए। सर यूरिया कहना सही नहीं है, यूरिया मीन्स फर्टिलाइजर। सोचेंगे सब एनपीएन यूज होता है मोस्टली। देखिए यही है, बढ़िया है। कोई ऐसा भी किसान मिलता है तो बात करने में भी मजा आता है। सही है, नॉन प्रोटीनस नाइट्रोजन, एकदम सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं यदि किसान को एनपीएन बोलूंगा, टीडीएन बोलूंगा, डीसीपी बोलूंगा, मैं ये लेके चलता हूं ना कि मैं गांव में हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं उनका भाई दोस्त हूं, मैं उनके लैंग्वेज में बात करता हूं। क्योंकि मेरे को ये समझ में आता है कि मैं जितना सरल ढंग से उनको बता पाऊंगा, समझा पाऊंगा, उनके तक मेरा मैसेज पहुंच जाए, ये मेरा वो रहता है मुख्य उद्देश्य। मैं अपने आप को डॉक्टर कभी नहीं सोचता, बस भगवान ने एक जरिया दिया है कि मैं उस पर थोड़ा बहुत पढ़ पाया, लेकिन मुख्य उद्देश्य यह है कि मैं किसानों की कितनी हेल्प कर सकता हूँ। तो मेरा जो लैंग्वेज है, मेरी जो भाषा है, वो सरलतम करके मैं अपने किसान भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए कर दिया। आपकी बात टेक्निकली बिल्कुल सही है, मैं कोशिश करूंगा अगले बार से यूरिया शब्द यूज न करूं। एक कौ कितना बच्चा दे सकती है और कौ और बफलो के दूध में क्या अंतर है? 2 बार ये मैं अंतर हुआ तो बता चुका। कौ कितना बच्चा दे सकती है मैं अभी कई बार जिक्र कर चुका कि 5 से 7 बच्चे तो मिनिमम देने चाहिए। कोई कोई 10 बच्चे भी देती है, 12 बच्चे तक का रिकॉर्ड है। ठीक है ना? लेकिन आजकल 3 से 4 करते हैं कमर्शियल में, फिर उसको हटा देते हैं, बेच देते हैं दूसरे को, फिर दूसरी गाय ले आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारा रख रखाव बिगड़ गया है। आप इतना समझ जाइए, हम उनको हमेशा गाय को अंडर नॉरिश्ड रखते हैं। दूध हम क्यों पीते हैं मालूम है? क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, सब कोई जानते हैं ना? बोलते हैं ना कि दूध पीने से हड्डी मजबूत होगा, बच्चा मजबूत होगा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो जो दूध में कैल्शियम आ रहा है वो कहां से आ रहा है? गाय से तो आ रहा है। जब गाय से आ रहा है दूध तो हम ले ही रहे हैं, यदि आप उसको कैल्शियम दे रहे हैं तो उससे आ जाएगा, और नहीं दे रहे हैं तो गाय अपने हड्डी से निकाल के देती है। इसलिए देखते होंगे बहुत सारी गाय जो है ना दूध अच्छा देती है, लेकिन वो धीरे धीरे पतली दुबली होती जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसके शरीर का हड्डी से कैल्शियम कहाँ जा रहा है? दूध में जा रहा है। अब चलिए सर, पता कैसे चलता है?
बच्चा होने वाला है, ठीक है। मैं ये बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। सबसे पहला तो उसका थन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसका पेशाब वाला रास्ता में भी सूजन दिखेगा, उससे एकदम मोटा सा एक रस्सी जैसा टपकते रहेगा, मतलब एकदम लटकना शुरू हो जाएगा, मुंह थोड़ा खुलने लग जाएगा, बार बार चिल्लाएगी, उठेगी बैठेगी और बार बार पीछे की ओर वो देखेगी, और उठ बैठ जब करेगी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये बच्चा देने वाली है। उसके बाद आप उसका केयर करें। जिस दिन दूध नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, इसका जवाब मैं दे चुका था कि दूध बनना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप दूध नहीं निकालेंगे तो जैसे वो 10 लीटर कोई गाय दूध दे रही है, तो यदि 10 लीटर दूध नहीं निकला उसका, तो फिर से जो और 10 लीटर है उसमें जाकर के भर जाएगा। आप खुद ही सोच लें कि एक बाल्टी ले लें, उसमें 10 लीटर की कैपेसिटी है, उसमें 10 लीटर दूध भरा हुआ है, फिर ऊपर से 10 लीटर दूध डालेंगे तो क्या होगा, बाहर निकलेगा। बाहर नहीं निकल पाएगा तो वो कष्ट देगा, जानवर को कष्ट होगा। तो दूध निकालना जरूरी है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि दूध निकाली दे। और आप जब उसका टाइम हो जाएगा और दूध नहीं निकालेंगे तो गाय बहुत चिल्लाएगी, इतना चिल्लाएगी, जब दूध निकलेगा तो शांत हो जाएगी। पेट में बच्चा रहे तो दूध निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकालते हैं। पेट में जब बच्चा, आपने मात्र 45 से 60 से 90 दिन के बीच में उसको गार्गलिंग करा दिया है, तो पक्की बात है कि आप कहते हैं ना, कोई गाय 300 दिन तक दूध देती है, तो मतलब 10 महीने दूध देती है, और आपने 3 महीने के अंदर ही करा दिया, तो बाकी का जो 7 महीना है तो पेट में बच्चा है, तभी तो आप दूध निकाल रहे हो। दूध बिल्कुल निकाल सकते हैं। व्हाट इज जुगाली? जुगाली जो है, आप देखते होंगे कि गाय को आप जितना देर खाना खाई, उसके बाद आप उसको कहीं भी बैठ दो, वो देखेंगे मुंह चलाते रहेगी। इंग्लिश में इसको रिगर्जिटेशन बोलते हैं, और हिंदी में जुगाली बोलते हैं। जो खाना खाती है वो जो अपने रूमेन में डालती है, फिर रूमेन से मुंह पे लाती है, वो लार से बनाती है, ताकि उसको टुकड़े टुकड़े मतलब, और उसको चेव करके पूरा इस तरह से कर देती है, पानी कर देती है, ताकि उसको पचने में आसानी हो जाए। जो पैदा होती है उसका वेट डिस्कस कर चुके हैं, बफलो और कॉग हो गया। एक कॉग कितना, चलिए कॉग और बफलो के दूध में क्या अंतर हो गया। कॉग को ड्राई कैसे करें बता चुका हूं। 7 महीने की प्रेग्नेंट 18 से 19 लीटर दूध देती है। चलिए मिंकू ये आप लिख रहे हैं 7 महीने की प्रेग्नेंट है, 18 से 19 लीटर दूध देती है। तो अच्छा है कि दूध देती है, लेकिन आप, हाँ ठीक है, इसको जो है ना, आप 8वें महीने से थोड़ा सा धीरे से, या जैसे 7.5 महीना हो, 45 दिन कहते हैं हम लोग, धीरे से कम करें। नहीं तो ये अभी 18 से 19 लीटर दूध दे रही है, अगला बार में शायद ही मेंटेन कर पाए, क्योंकि कोई नस्ल जब अच्छा दूध देती है ना, तो हमको उसको बहुत प्रिकॉशन लेकर के उसको धीरे धीरे कम करना होता है, ताकि वो अभी 18-19 दे रही है तो 18-19 दे या 19-20 दे, ना कि वो 17-18 पे आ जाए। क्योंकि दूध जो भी मिल रहा है, आप एक चीज हमेशा बाद में ध्यान में रखिए कि आपको कोई भी चीज मिल रहा है ना, तो किसी न किसी कीमत पे मिल रहा है। हम यदि मतलब कहते हैं ना कि हर चीज की कीमत है, चाहे कहीं पे शरीर लग रहा है, कहीं पे दाना लग रहा है, कहीं पे खाना लग रहा है, कुछ ना कुछ है। यदि हम उससे लास्ट तक दूध लेते रहेंगे, बहुत लोग करते हैं कि यदि दूध दे रही है, जब तक वो पूरा दूध देते रहेगी, दूध निकालते रहेंगे, उसके बाद जब खत्म होगा तब उसको गाभिन कराएंगे। बहुत जगह ऐसा है कि 1.5 साल तक दूध लेते हैं, और 1.5 साल तक दूध लेते हैं, वही बच्चा है उसके पास, वो पड़ा हुआ है। तो आप ये चीज सोच रहे हैं कि एक बार तो आपने उससे 1.5 साल दूध ले लिया, लेकिन क्या वो कितने बच्चे देगी साल भर में, मतलब वो अपने जीवन काल में कितने बच्चे देगी, इस चीज पे ध्यान दीजिए। अब 1.5 साल के बाद वो पौने, तो मान लीजिए कि कुछ दिन के लिए बंद तो होगा उसका दूध, 1.5 साल तक दी। अब वो 1.5 साल बाद जब आप उसको गाभिन कराए, तो 9 महीने तक तो बिल्कुल दूध नहीं देगी, बिल्कुल दूध नहीं देगी, क्योंकि अब अगला बच्चा आएगा तभी दूध देगी। तो आपने इधर क्या किया, 10 महीने 1.5 साल मतलब कितना हुआ,
18 महीने आपने 8 महीना ज्यादा दूध लिया, और वो भी ज्यादा दूध नहीं लिया क्योंकि वो बाद में 18-19 तक तो नहीं जाती होगी, वो 12-10 इस तरह से घटते चली जाएगी। लेकिन अब सोच लीजिए कि आप 9 महीना बिल्कुल दूध नहीं लेंगे, और लेकिन जो मैं बता रहा हूं कि आप उसको गैप करके फिर से दूध लेंगे, तो आपने कितना दिन दूध नहीं लिया? मात्र 45 दिन। सिर्फ आपने 1.5 महीना दूध नहीं लिया, फिर से आपका दूध देना चालू हो गया। कहाँ आपका 9-10 महीने का गैप और कहाँ आपका 1.5 महीने का गैप, आप खुद ही देख लीजिए। कभी भी जो है ना साइंटिफिक वे में सोचना है, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि एक बार जो सोने की मुर्गी का अंडा वाला कहानी है कि आप एक बार में हलाल कर दिए या बार बार लेते रहे, वो आप पे निर्भर करता है। अभय कुमार धर्मेंद्र जी कुछ हाँ पूछना सर, चाह रहे हैं, उनसे पूछ लो प्रश्न, क्योंकि वो टाइप नहीं करेंगे। धर्मेंद्र जी आप पूछिए। कहाँ है सर? दूध किसे कहते हैं सर? दूध किसे कहते हैं सर? हाँ, वाह। दूध किसे कहते हैं? अब हम तो जो जानते हैं कि सिक्रेशन फ्रॉम अडर है ना, सिक्रेशन फ्रॉम अडर इज कॉल्ड मिल्क। लेकिन अब मिल्क में अब उसमें कैसीन होता है, प्रोटीन होता है, मैं यही सब बता पाऊंगा साइंटिफिक वे में। और आप जो सुनना चाह रहे हैं वो मेरे पास ताकत नहीं है बताने की, क्योंकि दूध किसे कहते हैं? दूध कहते हैं कि संसार में 2 ही 3 चीज है जो कंप्लीट फूड में आता है, दूध, नारियल पानी और अंडा। दूध में आपको सारे चीज का है वो मिश्रण, और हम जो साइंटिफिकली जानते हैं कि सिक्रेशन फ्रॉम अडर इज कॉल्ड मिल्क। अब आप बता दीजिए, मैं आपसे सीख लूंगा। और आप वो भी तो दिखाएं, मतलब आपका चेहरा नहीं दिख रहा मेरे को। बिजली कटी और हुई इसमें है कैल्शियम, हाँ अभय जी, धर्मेंद्र जी कुछ और पूछना चाह रहे होंगे, क्योंकि दूध कब निकलता है, कैसे निकलता है, जो सिक्रेशन जितना भी होता है उसमें हो सकता है कि किसी को दूध कहते हो, किसी को नहीं कहते हो, कब उसको दूध कहना शुरू करते हैं, ये सब कुछ पूछना चाह। धर्मेंद्र जी हमारे सीनियर मेंबर हैं इस संस्था के, ठीक है सर, ठीक है, किसान है अलवर में। मैं समझ गया सर, उनको उसका मैं समझ गया सर। मैं ज्यादा है, उनके लेकिन वो कुछ और पूछना चाह रहे होंगे, टेक्निकल चीज नहीं पूछ रहे होंगे। नहीं, मैं उनका मतलब समझ गया सर। वो जो बोलना चाह रहे हैं ना, मैं इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत कम जाता हूँ सर, इसलिए इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू को मैं नहीं छेड़ता ना। सबकी अपनी अपनी मान्यता है, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करता। लेकिन एक चीज है सर कि जैसे ब्लड सेल चलता है, ब्लड जो ब्लड से फॉर्मेशन होता है, उसी तरह से दूध का भी सिक्रेशन होता है। दूध में सर विक्रमादित्य आप ऑक्सीडेशन म्यूट करो रिलीज अपने होता को। है तब, तो सर विक्रमादित्य वो जी जब म्यूट कीजिए। सिक्रेट होकर के नीचे आता है मिल्क ग्लैंड से, तो फिर वहां पर उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सारे चीज का मिश्रण होता है जो हमारे शरीर के, एक्चुअली दूध हमारे लिए नहीं होता है, दूध जो होता है वो बछड़े के लिए होता है या बछिया के लिए होता है। लेकिन उसमें इतना ज्यादा मात्रा होता है तो बछड़ा कंज्यूम कर नहीं सकता, यदि कंज्यूम करेगा तो वो बीमार हो जाएगा, इसलिए उसको हम लोग अपने लिए यूज में लाते हैं। सिंपल सा है, जो मदर मिल्क है, जो हमारी माताएं बहनें को दूध सिक्रेशन है, वही सेम है। तो मेरा जो अपना साइंटिफिकली जानता हूँ, सर ने जो बोला, धर्मेंद्र सर जो बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, तो शायद मैं वो समझ नहीं पा रहा या वो मैं टच नहीं करना चाह रहा। सर आपका यदि मैं पूरा नहीं कर पाया तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे को जो अपना साइंटिफिकली मालूम है वो मैं बता दिया। बाकी मैं बहुत चीज छेड़ता ही नहीं, क्योंकि सर जैसे गौ हत्या बैन है, ये है वो, मैं उसको छेड़ता ही नहीं। अभय आगे चलते हैं। और आप, हाँ ठीक सर, ऐसे भी टाइम कम बच गया है, इसलिए हम ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत। थनैला, हाँ ये सर देखिए बढ़िया है सर। थनैला रोग, देखिए थनैला रोग जो है ना सबसे कॉमन है थनैला रोग। विक्रम जी बोल लीजिए, आप माइक तो ऑन। सर मैं अभी मैसेज नहीं किया हूँ, थनैला रोग के बारे में मैसेज नहीं किया हूँ। मैं आर्मी से हूँ और मैं डेयरी फार्म चला रहा हूँ प्रेजेंट में, लेकिन मैं सबसे ज्यादा परेशान थनैला। जी सर, कहाँ पर है? अभी अरुणाचल में है सर। अरुणाचल। और हमारे धर्मेंद्र सर कहाँ पे लगाया है? डेयरी कहाँ पे? डेयरी कहाँ पे? गाँव में, घर पे है। कहाँ पे? वही तो पूछ रहा हूँ।
महनार वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बगनोचा महनार वैशाली डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, वैशाली डिस्ट्रिक्ट है ना, यानी हाजीपुर साइड। जी। और हमारे धर्मेंद्र सर जो हैं वो अच्छा गाइड करके काफी, उनसे जो भी दिक्कत होती है पूछते रहते हैं सर से। तो सबसे हाँ, ज्यादा बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल है बिल्कुल। थनैला रोग का है। जैसे कि अब जहाँ तक जानकारी मुझे मिली कि गंदगी के वजह से, विषाणु के वजह से जो है, जीवाणु की वजह से ये थनैला रोग होता है। तो साफ सफाई में जैसे जो मिल्किंग करता है उसका हैंड वॉश करना, स्क्रब करना, दूध दोहने के बाद फिर गर्म पानी से धुलाई करना, सरसों का तेल लगाना, ये सारी चीज साफ सफाई का ध्यान रखना, जहाँ कचरा है या गोबर का अलग डिस्पोज करना, सारा चीज करते हैं। उसके बावजूद भी थनैला रोग से परेशान है और इसका बहुत ज्यादा नुकसान सहना पड़ रहा है हमें। इतना सावधानी आप बरतने के बावजूद माइक भी ऑन ही रखिएगा, नहीं बचा पा रहे हैं। जी। माइक ऑन ही रखिएगा। मैं अब जो पूछता हूँ वो बताइएगा। फर्श आपका वो है सीमेंटेड है? नहीं सर, ईंटा बिछाया है और उसके ऊपर बालू है। व्हाइट वाला जो गंगा जी का अपना इधर मिट्टी आता है वो है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। वो आपका सीमेंटेड नहीं है लेकिन हार्ड तो है ना? हार्ड है हाँ, ना? हाँ। हार्ड है। और आपकी नस्ल कौन सी है? ये ज्यादा प्रॉब्लम फ्रीजियन में हो रहा है सर, फ्रीजियन ही है, मान के चलिए फ्रीजियन मैं को ये जान प्रॉब्लम रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सिंपल सा छोटा सा कीजिएगा, रबर मैट आता है, वो ठीक भी है? रखे हैं सर, वो भी रखे हैं उसके लिए। किस तरह वाला रबर मैट रखे हैं? कौन सा है? किसान का आया है, किसान का मैं पटना से लिया था, लगभग उसका 2200 रुपया पड़ा था एक का। मोटा सा है, ऊपर में प्लेन है, वो वाली सर। ठीक है, आप उसको देखेंगे। वो जो आपका हॉल्स्टियन फ्रीजियन में आ रहा है ना, थोड़ा सा मेरे को जैसा लग रहा है कि उसका थोड़ा सा सेटअप थोड़ा सा बदलिएगा। सेटअप कहने का मतलब क्या है, वो बैठने और उठने में जो है ना, वो थोड़ा परेशानी हो रही है। क्योंकि थन उसका इतना बड़ा होता है ना, वो जैसे बैठती है ना, बैठती है ना, तो उसका टीथ जो होता है ना, मतलब छेमी जो बोलते हैं, वो टकराने से जो है ना, थोड़ा सा एक तो टकराने से थोड़ा सा होता है। और उसका इतना बड़ा अडर होता है ना, जिधर से भी जाएगा रगड़ खाता है, किधर से भी जाएगा रगड़ खाता है। और शुरुआत में आपको 3 तरह का मास्टाइटिस होता है। एक होता है नॉन क्लिनिकल, एक होता है सब क्लिनिकल, एक होता है क्लिनिकल। ये 3 तरह का होता है। शुरुआत होगा आपका नॉन क्लिनिकल से, फिर आएगा सब क्लिनिकल में, फिर क्लिनिकल में आएगा। आपका हॉल्स्टियन फ्रीजियन में ओरिजिनल वाला जो आप क्या ओरिजिनल ब्रीड रखे हैं या वो रखे हैं, क्रॉस रखे हैं? नहीं, ओरिजिनल ही मान के चलिए। कितना लीटर दूध देती है? 26, 28। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि आप उसका थोड़ा सा जो नीचे वाला है ना बैठने का, और उसका चौड़ाई कितना दे रहे हैं उसको बैठने का? बैठने का सर 8 फीट बाय 4 फीट है सर। 8 बाई फीट 4, ठीक ही है, साइड में कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे भी रखे हैं उसको बाहर भी करते हैं क्या? बिल्कुल ये सर, एकदम खाने स्टॉल का फीडिंग है? नहीं सर, खाने का अलग है, दिन में अलग बांधते हैं, रात में अलग बांधते हैं। बाकी दूसरे जानवर में कम हो रहा है ना? हाँ, दूसरे जानवर में ना के बराबर, मतलब ना ही समझिए। तब थोड़ा सा जो है ना उसका बीच जो रबर तो आप दे ही रहे हैं, थोड़ा सा आपको और कुछ गद्दे टाइप का ही कुछ देना पड़ेगा कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि और दूसरा कुछ नहीं है, वो आपके यहाँ ही नहीं, मैक्सिमम लोगों के यहाँ जो है ना ये परेशानी जाती है। क्या है ना कि उसका इतना बड़ा ऑर्डर होता है, और मेरे को जो उपाय एक सूझ रहा था, लेकिन वो आपने यहाँ वो नहीं है। जो कहते हैं ना एक वो देने के लिए, मतलब जैसे बैठने का होता है ना कि गाय जैसे बैठती है तो बहुत पसर जाती है, इस टाइप से, इस तरह से। तो एक करते हैं क्या कि आप देखेंगे ऑर्गेनाइज्ड फार्म में कि सबको कैबिन टाइप का बना देते हैं लोहे का, मतलब बराबर, ताकि वो इधर भी जाए तो इधर उधर खिसके ना। वो यदि उस पे बैठे तो फिर शायद बच सकता है। लेकिन उसके लिए तो सर हम गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव का जुगाड़ लगा लेते हैं। नहीं, संभव नहीं है। मैं पहले ही बताया संभव नहीं है, मैं पहले ही बताया एक ऑर्गेनाइज्ड सेकंड, फार्म करते संभव अब नहीं है। सॉरी अभय, बांस का उपयोग करते हैं सर। विक्रमादित्य जी, अभय जी, आप लोग रुक जाइए।
अब 5 मिनट बच गया जी है। सर, जी सर। 5 मिनट बच गया, आप लोग अपना क्वेश्चन मुझे लिख के दे दें, जैसे भी आपको ये मैसेज मिला हो उसी सोर्स से मेरे को दे दें, मैं अभय से बात करके जवाब मैसेज के रूप में दूंगा, क्योंकि अब और जवाब हम नहीं, प्रश्न नहीं ले पाएंगे, 2 घंटा से ऊपर हो गया ओके है। ओके, थैंक यू। तो थैंक अभय यू सर। थैंक यू वेरी मच। 1 घंटे के लिए मैंने आपसे टाइम मांगा था, 2 घंटे आप दे चुके हैं, तो मैं कोई प्रश्न नहीं, का कोई नहीं जवाब सर, कोई नहीं। भेजूंगा आपको। सर मैं मतलब 1-2 सेंटेंस बोलना चाहूंगा। जी जी। देखिए मैं बिहार में ही हूँ। बहुत सारा चीज है जो हम लोग साइंटिफिकली करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, क्योंकि हम लोग धर्म से भी जुड़े हैं, बहुत सारी चीज से जुड़े हैं। और एक चीज साफ है कि यदि आप साइंटिफिकली करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दोनों में जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो जो आप कर रहे हैं कीजिए, उसमें यदि आप तकनीकी का थोड़ा सा सामंजस्य कर पाए तकनीक का, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और मैं आपको बता दूं, कोई भी सरकार, कहीं की भी सरकार हो, अभी बहुत सारा चीज कर रही है पशुपालन के लिए, तो आप उसका भरपूर फायदा उठाएं। आपको रोग कम से कम हो उसके लिए टीकाकरण और कृमिनाशक दवा का उपयोग भरपूर मात्रा में करें, समय समय पे। ऐसा नहीं कि हर दिन उसको कृमिनाशक खिलाना, समय समय पे करें। और पशु चिकित्सालय का भरपूर उपयोग करें। विक्रम जी, वैशाली मैं जाते रहता हूँ, शायद कभी आपके गांव पहुंच जाऊं तो आपका, यदि मैं सामने से देखूंगा तो शायद आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। ऑलमोस्ट मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू अभय। गोलू जी बाद में बात करेंगे। अभय जी हजारीबाग के हैं, अभी पटना में रहते हैं। और अभय बहुत अच्छा लगा, आप देख ही रहे हो कितना इंटरेक्टिविटी है। तो जो भी प्रश्न हो, आप लोग जो जवाब नहीं हो पाया समय के कारण, वो आप मुझे भेज दें, मैं अभय जी से प्रश्न का जवाब लेकर के आप तक पहुंचा दूंगा। आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू। जी, कौन पूछना चाह रहे थे, कौन बोल रहे थे? गोलू मिश्रा सर। जी गोलू पूछिए, जल्दी पूछिए, टाइम नहीं है, कट जाएगा फोन अपने आप। नमस्ते सर, मैं बिहार से सीतामढ़ी से हूँ। सर बोला हूँ, यदि जनरली गाय, यदि कोई भी मेरे पास देसी क्रॉस है, उससे सर हम कितनी बार में सर नस्ल पे, पूरी नस्ल पे जा सकते हैं? कितनी बार एआई करने के बाद सर, बछी आने से, उससे आने के बाद सर? ओरिजिनल वाला करेंगे, ओरिजिनल। वो 6 से 7 नस्ल लगेगा, 6 से 7 पुष्ट, 6 से 7 पुष्ट, मतलब इसका फिर उसका पुष्ट, क्योंकि शुरुआत करते हैं 50%, फिर 75 होगा, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएगा 99.99 तक पहुंचने में 6 से 7 जनरेशन लगेगा। यदि सर मेरे पास यदि तीसरी जनरेशन है तो 3 जनरेशन। गोलू जी प्रश्न रोक दीजिए, अब इसका जवाब नहीं हो सकता, ये 30 सेकंड में कॉल अपने आप खत्म हो जाएगा, इसलिए हम नहीं आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, तीसरे घंटे में नहीं जाना चाहते हैं, तो इसको हम बंद करते हैं कॉल को। अभय बहुत अच्छा, आप लोग सभी आए, बहुत अच्छा लगा। अगर फिर समय मिलेगा तो हम किसी और को, या अभय को समय मिलेगा तो लेकर के हम फिर बात करेंगे इस विषय पे। आप लोग अपना प्रश्न जैसे भी भेजते हैं उसे भेजते रहिए, उस तरह से हम एक्सपर्ट को खोज करके लाते रहेंगे। किसी और को कुछ लास्ट 30 सेकंड में कुछ कहना तो कहें, नहीं तो कॉल खत्म हो जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन का जवाब लिख करके सर को भेज दूंगा, जितना भी आप लोग को क्वेश्चन देना है आप लिख दे सकते हैं, मैं लिख के भेज दूंगा। क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है 1-2 घंटे में नहीं संभव है। नहीं, बहुत नॉलेजेबल वाला कहानी है। अभी कॉल खत्म करते हैं। सर एक चीज मुझे बोलनी थी, बहुत अच्छा एफर्ट है ये आपका। मैंने भी आपके कुछ ग्रुप्स में कोशिश की है फार्मर्स को अवेयर करने की, लेकिन हो नहीं पाता। मैं शायद आपसे बात भी हुई थी, मैंने भी बोला था कि इस तरह की आप कोशिश करो कि व्हाट्सएप कॉल या ये करके आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपका एफर्ट है। कॉल खत्म हो जाएगा, प्रणाम सबको, अपने आप खत्म हो जाएगा। सबको नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, फिर बात करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।